सो हेलो एवरीवन, आज हम लेने वाले एफआई का जो हमारा फाउंडेशन कोर्स 2 का जो सेमेस्टर 2 है उसका जो थर्ड यूनिट है इकोलॉजी, उसका आज लेक्चर नंबर 2 लेने वाले, जिसका आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। ठीक है, अब देखो बेसिकली आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग ये समझेंगे कि कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट क्या होता है और कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट को मिलकर बनाते हैं। ठीक है, देखो पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि देखो हमारा जो वातावरण है आखिर होता क्या है कि मतलब सारी जो सराउंडिंग होती है, हमारे आसपास की जो चीज़ें होती है मिलकर आपका इन्वायरमेंट बनाती है। ठीक है, अब हमारे आसपास में काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो कि नेचुरल चीज़ें होती है। ठीक है, जैसे कि आपके आसपास में ज़मीन है, हवा है। ठीक है, आप सांस ले रहे हो तो हवा है, पीने के लिए पानी है। ठीक है, तो ये सारी जो पानी हो गया, अब जैसे पानी है तो पानी किसी इंसान ने थोड़ी बनाया, ये तो नेचुरल चीज़ें है। ठीक है, हवा है, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन भी कोई इंसान नहीं बनाता है, वो नेचुरल चीज़ें होती है। ठीक है, तो बेसिकली देखोगे तो काफ़ी सारी चीज़ें होती है हमारे इर्द गिर्द जो कि नेचुरल होती है, उसी साथ में काफ़ी सारी ऐसी भी चीज़ें होती है जो कि नेचुरल नहीं होती, मैन मेड होती है। जैसे आप अपने घर के अंदर हो, ठीक है, तो घर के अंदर आप हो तो आपका घर के अंदर हवा है, एयर है। ठीक है, तो ये तो नेचुरल चीज़ है भैया, ऑक्सीजन है तो वो तो नेचुरल एलिमेंट है आपके इन्वायरमेंट का। लेकिन आपका जो घर है वो आपने बनाया, वो ऐसा नहीं कि भैया भूकंप आया था तो अचानक से पत्थर उधर इधर उधर हुआ और आपका घर बन के तैयार हो गया। ठीक है, वो आपने बनवाया है अपना घर, ठीक, मैन मेड थिंग है। ठीक है, तो बेसिकली देखोगे तो आपके आसपास की जो चीज़ें हैं उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नेचुरल चीज़ें हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैन मेड है। ठीक है, इंसानों ने बनाई है, और ये दोनों चीज़ें मिलकर ही आपका आसपास का इन्वायरमेंट क्रिएट करती है। ठीक है, तो इन्हीं को हम कंपोनेंट्स बोलते हैं इन्वायरमेंट का, कि बेसिकली जो जो चीज़ें होती है जो आपका इन्वायरमेंट बनाती है उन्हीं को हम कंपोनेंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो कुछ चीज़ें होती है जो नेचुरल चीज़ें होती है और कुछ चीज़ें जो होती है वो ह्यूमन रिलेटेड होती है, कि इंसानों ने बनाई होती है, मैन मेड चीज़ें होती है। ठीक है, अब देखो नेचुरल में 4 टाइप के बेसिकली कह सकते हो एलिमेंट्स होते हैं जो कि हमारे वातावरण को बनाते हैं। ठीक है, मतलब 4 एलिमेंट्स होते हैं नेचुरल में। ओके, जो कि आपको पता होगा, लैंड, वाटर, एयर और बेसिकली हमारे जो बायोस्फीयर है, जितने भी जीव जंतु है, फ्लोरा फूना, मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सारी चीज़ें। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं, देखो लैंड उसको हम लिथोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे आप अपना आपका घर है, ठीक है, तो आपका जो घर है वो ज़मीन के ऊपर है। ठीक है, अब लैंड के ऊपर है। ठीक है, अब ये जो ज़मीन है ये किसी मतलब आप देखोगे तो ये ज़मीन आपने नहीं बनाई है। ठीक है, ये ज़मीन कैसे धरती की ज़मीन है, वो अपने आप से बनी हुई है, नेचुरली बनी हुई ज़मीन है वो। ठीक है, उसके ऊपर आपने अपना सीमेंट वेमेंट डालकर घर बना दिया है। तो देखोगे तो जो ज़मीन है वो एक नेचुरल चीज़ है। ठीक है, उसके ऊपर आप रहते हो, वो आपके आसपास ही है ज़मीन। ठीक है, तो वो भी आपका इन्वायरमेंट क्रिएट करती है, जिसको हम लिथोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, वैसे ही हाइड्रोस्फीयर होता है। हाइड्रोस्फीयर मतलब पानी हो गया, चाहे वो घर का पीने वाला पानी हो, चाहे तालाब हो, समुंदर हो, देखोगे तो वो सारी चीज़ें भी आपके इर्द गिर्द आपके आसपास में रहती है। आपके आसपास में कोई तालाब वालाब होगा, ठीक है, तो वो उसे हम बेसिकली जो वाटर है आपके आसपास में, तो वो भी आपके आसपास ही रहती है और वो भी आपका वातावरण उसी से मिलकर बनता है। आप अपने घर में पानी पीते हो तो पानी आपने थोड़ी बनाया है, प्यूरीफाई आपने किया होगा, लेकिन थोड़ी आपने पानी को बनाया है। पानी तो बेसिकली देखोगे तो वो एक नेचुरल चीज़ है। ठीक है, आप बना नहीं सकते पानी को। तो हाइड्रोस्फीयर बेसिकली तो वाटर जो होता है उसको हम हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। ओके, इसके बारे में अभी डिटेल में सेपरेटली समझेंगे अच्छी तरीके से, अभी आपको हल्का फुल्का समझा रहा हूँ। ओके, वैसे ही एयर है, आप सांस ले रहे हो, ठीक है, आपके आसपास में ऑक्सीजन होगा। ठीक है, आप गैस चलाते हो, वो भी बेसिकली देखोगे तो आपके आसपास में एक टाइप का एटमॉस्फेयर है, एयर है, ऑक्सीजन है, वो सारी चीज़ें भी है। ठीक है, जिसकी मदद से आप सांस ले पाते हो, तो ये भी एक नेचुरल चीज़ ही है और ये भी आपके इन्वायरमेंट में ही, आपके इर्द गिर्द ही, आप जहाँ अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा हवा, लेकिन अगर आप सांस लोगे तो आपको दिखाई दे, मतलब महसूस होगा कि हाँ भाई आपके आसपास में हवा भी है। ठीक है, उसके बाद देखोगे बायोस्फीयर भी आपके आसपास में रहता है। ठीक है, जीव जंतु, जैसे आप अगर मान लो आप अपने रूम में बैठे हो तो आपके बाजू में आपका भाई होगा। ठीक है, तो देखोगे तो वो भी एक मतलब एक तरह का प्राणी है ना, आपका भाई भी। ठीक है, उसी साथ में अगर आप आसपास में घर से बाहर निकलते हो तो आपको काफ़ी कुत्ता, बिल्ली, जानवर, मछली वछली, ये सारी चीज़ें आपको दिखती है। ठीक है, तो देखोगे तो ये सारी जो चीज़ें होती है जो आपके इर्द गिर्द है, आपके इन्वायरमेंट के अंदर है, जो कि आपके इन्वायरमेंट को बनाती है, ये नेचुरल चीज़ है, ये इंसानों ने नहीं बनाई है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें मिलकर आपका इन्वायरमेंट बनाती है। ओके, उसके बाद देखो काफ़ी सारी चीज़ें जो होती है जो ह्यूमंस ने बनाई होती है, जिसको हम एंथ्रोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, मतलब बेसिकली जो चीज़ें इंसानों ने बनाई है सबको कलेक्टिवली मिलाकर। ठीक है, चाहे वो घर हो, बिल्डिंग हो, फैक्ट्रीज हो, रोड हो, गाड़ियाँ हो, मतलब जितनी भी चीज़ें हैं जो इंसानों ने बनाई है वो सारी चीज़ें एंड्रोस्फीयर के अंदर आती है। ठीक है,
तो ये भी आपके आसपास में ही रहती है। और ये सारी चीज़ें मिलकर ही हमारा मतलब टोटली कह सकते हो ये सारी चीज़ें मिलकर ही जो है हमारा वातावरण इन्वायरमेंट जो है वो बनाती है। ये दो कंपोनेंट्स होते हैं, नेचुरल कंपोनेंट्स और ह्यूमन कंपोनेंट्स, ठीक है। तो नेचुरल में कौन से होते हैं, लिथोस्फीयर होता है, हाइड्रोस्फीयर होता है, एटमॉस्फेयर होता है और बायोस्फीयर होता है, ठीक है। तो इन सबको सेपरेटली अच्छे से समझ लेते हैं। बट यहाँ पर आपको एक चीज़ बता देता हूँ, देखो बेसिकली देखोगे तो ये लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और बायोस्फीयर ये जो वर्ड्स है ये ग्रीक वर्ड से आया है, जिनका मतलब होता है, देखो लिथोस का मतलब होता है, लिथो जो वर्ड है लिथो, इसका मतलब होता है बेसिकली स्टोन, इसका मतलब होता है ग्रीक में इसका मतलब स्टोन होता है, लिथो जो वर्ड है, ठीक है। और हाइड्रो का मतलब होता है पानी, ठीक है। और एटमो जो वर्ड है, एटमो, इसका मतलब होता है बेसिकली हमारा जो एयर होता है उसको एटमो बोला जाता है, ग्रीक वर्ड है बेसिकली। ये आ सकता है मे बी एमसीक्यूज में, इसलिए बता दे रहा हूँ। और बायो का मतलब होता है लिविंग, ठीक है, बायो का मतलब लिविंग होता है ये बेसिकली हमारा जो ग्रीक वर्ड में, ओके। तो ये आपका बुक में बताया था इसलिए बता दिया, ओके। तो बेसिकली यहाँ पर आपको मे बी आपको एक समझ आ गए होंगे कंपोनेंट्स। अब इनको मतलब सेपरेटली एक एक करके सबको समझ लेते हैं अच्छे तरीके से, ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। तो देखो बेसिकली देखो सबसे पहले लिथोस्फीयर के बारे में समझ लेते हैं। लिथोस्फीयर होता क्या है, तो देखो लिथोस्फीयर मतलब वही हमारा जो जमीन होता है, लैंड हो गया, पहाड़ हो गए, तो ये लिथोस्फीयर के अंदर आ, ठीक है। इसको आपको अच्छे तरीके से समझाता हूँ। देखो आपने मे भी स्टोरी सुनी होगी कि जब हमारी धरती जो थी, जब स्टार्टिंग में जब बन रही थी हमारी धरती पृथ्वी, तो उस टाइम पर हमारी जो धरती थी वो एक आग का गोला थी, ठीक है। जैसे अभी सूरज है ना, तो वैसे ही टाइप में थी हमारी धरती भी, ठीक है, एक आग के गोले के जैसी थी, ठीक है, जिसके अंदर लावा था, मैग्मा था, ओके। अब जैसे कि आपने कभी मे भी घर में देखा होगा कि जब आप घर में दूध उबालते हो, ठीक है, तो जब दूध उबलने के बाद जब धीरे धीरे दूध ठंडा होने लगता है तो दूध के ऊपर एक पतली सी लेयर बन जाती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ना फैट की लेयर या फिर मलाई बन जाती है, ठीक है। तो दूध जब ठंडा होने लगता है तो ऊपर एक लेयर बन जाती है जो कि पूरे दूध को कवर कर देती है, ठीक है। पूरे दूध को देखोगे तो वो जो लेयर होती है वो कवर कर देती है, ओके, जब ठंडा होने लगता है। तो इसी तरीके से जो हमारी धरती थी, जब वो धीरे धीरे अब ठंडी होने लग रही थी, मतलब जैसे जैसे स्टार्टिंग में तो हमारी धरती आग का गोला थी, लेकिन जैसे जैसे ठंडी होने लग रही थी, टाइम बीतते जा रहा था, तो हमारी जो धरती थी वो धीरे धीरे ठंडी होने लग रही थी, ठीक है, मतलब थोड़ा थोड़ा ठंडा हो रहा था हमारी धरती, ठीक है। तो अब जैसे जैसे ठंडी होती जा रही थी तो हमारी धरती भी देखोगे तो वो एक मैग्मा था, बेसिकली उसमें लावा वावा से बना हुआ था, तो काफ़ी ज़्यादा गर्म था। तो जैसे जैसे ठंडा होते जा रहा था तो उसके ऊपर जो लावा था, बेसिकली जो हमारा मैग्मा था, वो धीरे धीरे ठंडा होकर एक पत्थर के रूप में बनने लगा, ठीक है। जैसे दूध के ऊपर मलाई बन रही थी, वैसे ही हमारा जो धरती था उसके ऊपर अब धीरे धीरे एक पपड़ी बनने लगी, जिसको हम क्रस्ट बोलते हैं, ठीक है। मतलब एक ऊपर ऐसे लेयर बनने लगी जो कि पूरे धरती को कवर कर दी, ठीक है। जैसे देखो दूध के ऊपर पूरा का पूरा, मतलब दूध को पूरा कवर कर दिया था वो मलाई उसका, तो वैसे ही हमारा जो धरती है उसको भी ये जो बेसिकली लेयर थी पतली सी, मतलब एकदम पतली सी लेयर थी जिसको हम क्रस्ट बोलते हैं, उसने पूरे धरती को कवर कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद हुआ क्या कि धरती को जैसे ही इस बेसिकली पपड़ी ने कवर कर दिया, तो ये जो बेसिकली लेयर थी क्रस्ट जिसको हम बोलते हैं एक थी, ठीक है। क्योंकि देखो जो लावा होता है जब वो सूख जाता है, मतलब ठंडा हो जाता है, तो एक पत्थर बन जाता है, ठीक है, एकदम कड़क हो जाता है, ठीक है। तो वैसे ही वो जो लावा जब ठंडा होने लगा था हमारी धरती का, तो हमारी धरती के ऊपर एक पतली से लेयर बना दिया जिसको हम क्रस्ट बोलते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा कड़क था, एकदम मतलब सख्त था, ठीक है, जो कि काफ़ी सारे पत्थरों, मिट्टी विट्टी सारी चीज़ों से बना हुआ था, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा सख्त एक कवर, पूरा एक कह सकता हूँ हमारी धरती उससे कवर हो चुकी थी लेयर से, ठीक है। अब कुछ लेयर थी जो कि काफ़ी ज़्यादा नीचे थी, नहीं मतलब ऐसे मतलब हो सकता है ना, देखो जैसे आप दूध में ही देखोगे तो दूध जब गर्म होता है तो कुछ ऐसे लेयर्स होती है, मतलब दूध में देखो कहीं पे देखोगे तो ज़्यादा जो मलाई है वो रहती है और कुछ जगह पर पतली सी मलाई होती है, ठीक है। तो देखोगे तो वैसे ही हुआ कि हमारी जो धरती थी जब वो ठंडी होने लगी थी तो कुछ लेयर्स थे जो कि बहुत ज़्यादा ऊपर आ गए थे, मतलब कुछ ज़्यादा, मतलब ऐसे बड़े बड़े चट्टान, बड़े बड़े पहाड़ बन गए थे उस क्रस्ट के, और कुछ थे जो काफ़ी ज़्यादा नीचे थे, ठीक है। तो जो बहुत ज़्यादा नीचे थे तो वो बाद में बन गए समुंदर हमारे, ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा नीचे थे, ठीक है। अभी हमारी जो धरती 70% पानी में है ना, तो पानी में क्यों है, क्योंकि देखो हमारी जो धरती का जो बेसिकली लैंड है, बेसिकली जो क्रस्ट है वो मतलब ज़्यादातर जो क्रस्ट है हमारी धरती का जो लेयर है, पूरा क्रस्ट है जो है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे है, जिसकी वजह से वहाँ पर समुद्र बन गया है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर मैं कहना क्या चाहता हूँ, देखो कि ये जो क्रस्ट था इसने पूरी धरती को कवर कर लिया, ठीक है। अब कुछ क्रस्ट था, मतलब कुछ ऐसे चट्टाने थी, जो लेयर था हमारा जो ज़्यादा ऊपर था, ठीक है, जो ज़्यादा ऊंचा था, ठीक है। तो वो बाद में बन गए हमारे कॉन्टिनेंट, जिनको हम कॉन्टिनेंट बोलते हैं, ठीक है। ज़मीन बन गई, ठीक है, लैंड बन गया, ठीक है, पत्थर पहाड़ वहाड़ बन गए उधर, ठीक है। और जो काफ़ी ज़्यादा नीचे थी, ठीक है, मतलब कुछ ऐसे क्रस्ट थे जो कि ज़्यादा ऊंची क्रस्ट नहीं थी, ज़्यादा मोटी क्रस्ट नहीं थी, पतली छोटी क्रस्ट थी। जैसे आप दूध ही देख लो, दूध में ही होता है ना, जब आप दूध गर्म करते हो तो कुछ लेयर होती है, मतलब
दूध में किसी एक एरिया में देखोगे तो ज़्यादा मोटी लेयर होती है मलाई की और कहीं पे पतली सी लेयर होती है, ठीक है। तो वैसे ही हुआ कि कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा पतली लेयर बनी थी क्रस्ट की और तो कहीं कहीं पे मोटी लेयर बनी थी, ठीक है। तो जहाँ पर मोटी लेयर बनी वो बन गए लैंड, ठीक है, ज़मीनें बन गई जिनको हम कॉन्टिनेंट बोलते हैं, और जो पतली लेयर थी वो बन गए समुंदर, ठीक है। बाद में जब बारिश वारिश हुई तो वहाँ पर पानी जमा हो गया जिसकी वजह से वो समुंदर बन गए, ओके। अब देखो बेसिकली ये जो लैंड होता है हमारा, ये एक टाइप से यहाँ पर देखो काफ़ी सारे अब लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, यहाँ पर पेड़ पौधे सारी चीज़ें उगने लगी टाइम पे, और यहाँ पर एक पूरी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो बस गई हमारे लैंड के ऊपर, ठीक है। पानी में भी बसी काफ़ी सारे। तो यहाँ पर अभी हम लिथोस्फीयर की बात करें तो लिथोस्फीयर की बात करें, ठीक है। तो ये जो बेसिकली हमारा ये जो क्रस्ट वाला जो हिस्सा है ना, इसी को हम बेसिकली लिथोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। मतलब बेसिकली लैंड वाला हिस्सा है, ओके। तो इसी को हम लिथोस्फीयर बोलते हैं। अब ये जो हमारा जो क्रस्ट होता है, ये बेसिकली अनुमान है कि ये जो क्रस्ट है ये लगभग 50 किलोमीटर तक का होता है, ठीक है। मतलब यहाँ से लेकर मतलब पूरा ऊपर से लेकर ये जो बेसिकली यहाँ तक का जो हिस्सा है, यहाँ तक मतलब अंदर तक डिप तक 50 किलोमीटर अंदर तक अगर हम जाते हैं तो हमारा क्रस्ट जो है वहाँ तक है, ठीक है। 50 किलोमीटर की लेंथ है इसकी, पूरी डिप्थ है हमारे क्रस्ट की, ओके। तो बेसिकली ये हमारा, इसी को हम अपना लिथोस्फीयर बोलते हैं, ओके। हमारा जो लैंड होता है, ज़मीन होती है, और इसी से हमारे जितने भी पहाड़ हो गए या फिर जो ज़मीन हो गई, जितनी भी लैंड होती है वो इसी क्रस्ट से बनी हुई होती है, ओके। देखो अब बेसिकली पॉइंट्स में क्या क्या चीजें लिखी हुई है उसको समझते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से चीजें समझ आएगी। तो देखो फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि द लिथोस्फीयर इज द सॉलिड रॉकी क्रस्ट कवरिंग एंटायर प्लैनेट। द क्रस्ट इज इनऑर्गेनिक एंड इज कंपोजिट ऑफ मिनरल्स। इट कवर द एंटायर सर्फेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द टॉप ऑफ द माउंट एवरेस्ट टू द बॉटम ऑफ द मरियाना ट्रेंच। मतलब क्या कि बेसिकली देखो हमारा ये जो लिथोस्फीयर आखिर ये है क्या, बेसिकली लिथोस्फीयर जो है वो एक सॉलिड रॉकी क्रस्ट है, बेसिकली लेयर है हमारी धरती का जिसने पूरी धरती को कवर करके रखा हुआ है। और ये जो क्रस्ट है ये काफ़ी सारे इनऑर्गेनिक और काफ़ी सारे मिनरल से बना हुआ है, ठीक है। मतलब इनऑर्गेनिक मतलब क्या होता है, देखो मे भी आपको हल्का फुल्का पता होगा। देखो ऑर्गेनिक का मतलब होता है जो कि आराम से डिग्रीगेट हो सकता है, मतलब सड़ सकता है, गल सकता है, ठीक है। जैसे अगर मान लो कोई आदमी को आपने मार दिया, ठीक है, पेट में चाकू डाला, मर गया आदमी, ठीक है। अब उसको आपने ज़मीन में दफना दिया तो देखोगे कुछ हफ्ते बाद या फिर कुछ महीनों बाद देखोगे तो वो जो आदमी की शरीर रहती है पूरी गल जाती है, ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो ऐसी जो चीज़ें होती है जो कि गल सकती है, सड़ सकती है, वो भी कम टाइम में, तो उन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक चीज़ें बोलते हैं। और कुछ चीज़ें होती है जो इनऑर्गेनिक होती है, जैसे प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक डाल दो, 1 महीने बाद आओ, चाहे 1 साल बाद आओ, चाहे 10 साल बाद आओ, वो प्लास्टिक आपको वैसे का वैसे दिखता है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है उससे बेसिकली डिकम्पोज होने में, तो उन्हें हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं, ठीक है। तो वैसे ही देखोगे अब जैसे पत्थर है, ठीक है, अब पत्थर को अगर आप ज़मीन में डाल दोगे तो आपको दिखेगा बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा उस पत्थर को गलने के लिए। वहीं पर अगर आप लोहा डाल दो तो वो कुछ समय बाद दिखेगा भैया जंग खा गया है, और 1-2 साल बाद आओगे तो दिखेगा भैया पूरा जंग खा चुका है, तो वो जल्दी हो जाता है, ठीक है। तो हमारा ये जो क्रस्ट है बेसिकली ये काफ़ी सारे इनऑर्गेनिक ऐसी चीज़ों से बना हुआ है, जैसे पत्थर हो गया, मिनरल्स हो गए, काफ़ी सारे मतलब अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, आयरन, निकल, ऐसे काफ़ी सारी चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हमारे क्रस्ट के अंदर उन सारी चीज़ों से मिलकर बना हुआ है जिसने हमारे पूरी धरती को कवर करके रखा हुआ है, ठीक है। और इसी क्रस्ट से हमारे माउंट एवरेस्ट भी बने हुए हैं जो बड़े बड़े पहाड़ है, और इसी से हमारे जो समुंदर के जो क्रस्ट लेयर्स है, ठीक है, जैसे मरियाना ट्रेंच, ठीक है। मरियाना ट्रेंच यहाँ पर वर्ड क्यों इस्तेमाल किया गया है, तो देखो माउंट एवरेस्ट जो है हमारी दुनिया का मतलब कह सकते हो सबसे ऊँचा बेसिकली पहाड़ है, ठीक है, सबसे हाइट वाला लैंड आप कह सकते हो। और मरियाना ट्रेंच जो है वो समुंदर का हिस्सा है जो कि सबसे ज़्यादा गहरा है, ठीक है। तो बेसिकली दोनों जगहों पे देखोगे तो हमारा ये जो क्रस्ट है वो मौजूद होता है, ठीक है। तो इसी को हम लिथोस्फीयर बोलते हैं, ओके। उसके बाद देखो अब सेकंड लाइन में क्या लिखा हुआ है। सेकंड लाइन में लिखा है कि द लिथोस्फीयर इज द सॉलिड सेल ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल्स ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। इट इज कंपोजिड ऑफ सॉइल पार्टिकल्स एंड अंडरलाइंग रॉक्स डाउन टू द डेप्थ ऑफ 50 किलोमीटर, ठीक है। मतलब क्या है कि देखो हमारा ये जो लिथोस्फीयर है ये इनऑर्गेनिक मिनरल से बना हुआ होता है, ठीक है, मतलब इनऑर्गेनिक चीज़ों से बना हुआ है, ठीक है, हमारे सरफेस अर्थ में, ठीक है। जितने भी इनऑर्गेनिक चीज़ें, लोहा, मतलब जितने भी मिनरल्स होते हैं ना, अलग अलग चीज़ें, निकल हो गया, आयरन हो गया, ये सारी चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। काफ़ी सारे इनऑर्गेनिक मटेरियल से बना हुआ है हमारा धरती का ये जो सॉलिड जो शेल है हमारा क्रस्ट जो है, ठीक है। अब बेसिकली देखो ये जो हमारा मतलब बेसिकली ये जो हमारा ये जो सॉलिड क्रस्ट है इसके अंदर आप देखोगे काफ़ी सारे सॉइल पार्टिकल्स होते हैं, मतलब मिट्टियाँ भी होती है, मिट्टी भी होता है, पत्थर भी होता है हमारे इस क्रस्ट के अंदर, ठीक है। और अगर आप इसकी डेप्थ देखोगे तो 50 किलोमीटर, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया कि इसकी जो पूरी डेप्थ है बेसिकली वो लगभग मतलब 50 किलोमीटर है, ठीक है। यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया ना ये 50 किलोमीटर
लेयर की इसकी डेप्थ। उसके बाद देखो नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है, देखो नेक्स्ट जो हमारा लाइन है उसमें लिखा है कि द सॉइल लेयर इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज पेडोस्फीयर विच इज अ मिक्सचर ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सॉइल मैटर, एयर, वाटर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म विद इन द सॉइल. बायोकेमिकल रिएक्शन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोस्ट ऑफ द केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर. हाउएवर सॉइल एंड रॉक आर मेनली स्टोरेज कंपोनेंट्स ऑफ द डिपॉजिटेड मैटर. मतलब क्या, देखो यहाँ पर बोला गया है कि देखो ये जो हमारा बेसिकली हिस्सा है जो है ना, जो हिस्सा है ना पूरा क्रस्ट वाला जो हिस्सा है, अगर आप देखोगे, देखो अगर आप नॉर्मली अगर आप बाहर घूमते होंगे तो आपको दिखता होगा कि जो धरती का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो थोड़ा पत्थरीला इलाका है, मतलब पत्थर वाला है, ज़्यादा रॉक ऊपर है, ठीक है. बट अगर आप ज़मीन को खोदते जाते हो तो आपको नीचे दिखता है कि ज़्यादातर जो नीचे का हिस्सा है वो मट्टी है, ठीक है, मतलब नीचे ज़्यादा मट्टी रहता है, ठीक है, सॉइल रहता है, ठीक है, मट्टी रहती है. अब उस मट्टी के अंदर देखो काफ़ी सारे कीड़े मकोड़े, ये सारी चीज़ें आपने देखी होगी, ठीक है. आप कभी घर में या फिर किधर खुदाई वुदाई कुछ किए होंगे, छोटे होंगे, खोदते होंगे ज़मीन को, तो आपको दिखता होगा ज़मीन के नीचे काफ़ी ज़्यादा मतलब कीड़े मकोड़े रहते हैं, ठीक है. तो वो जो लेयर होता है बेसिकली सॉइल का, उसको एक सेपरेट नाम दे दिया गया है जिसको हमने बोला है पेडोस्फीयर, ठीक है. सॉइल की जो लेयर होता है उसको सेपरेट एक नाम दे दिया पेडोस्फीयर, ठीक है. अब वो जो पेडोस्फीयर होता है मतलब ज़मीन वाला जो सॉइल वाला हिस्सा होता है, उसके अंदर देखोगे तो वहाँ पर आपको दिखे काफ़ी सारे कीड़े मकोड़े रहते हैं, काफ़ी सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी रहता है. अगर मान लो वो मट्टी आप खा लेते हो उठाकर, तो उसके अंदर काफ़ी सारे बैक्टीरिया भी रहते हैं और हो सकता है आपको बीमारी भी हो जाए, ठीक है. तो काफ़ी सारी चीज़ें रहती है. अगर आप उस मट्टी को छूते हो तो आपको ठंडा ठंडा भी लगता है, ठीक है. अगर आप मट्टी खोदोगे ज़मीन के अंदर और फिर उस मट्टी को छुओगे तो आपको ठंडा भी लगता है, ठीक है. ठंडा क्यों लगता है कि उसके अंदर देखो मॉइस्चर भी रहता है, पानी वानी भी थोड़ा बहुत रहता है, तो देखो उसके अंदर वाटर भी रहता है, ठीक है, हल्का फुल्का एयर भी रहता है. तो ये सारी चीज़ें रहती है उसके अंदर, काफ़ी सारे मैटर्स उसके अंदर रहते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें रहती है, ठीक है. अब बेसिकली देखोगे तो ये जो हमारा सॉइल और बेसिकली जो देखोगे ये जो हमारा लेयर होता है लिथोस्फीयर, ये लेयर काम क्या करता है. देखो अगर मान लो कल को बारिश होती है, ठीक है, तो बारिश जब होती है तो देखो ऊपर जितने भी जीव जंतु हैं उनको पीने के लिए पानी चाहिए रहता है, ऑक्सीजन चाहिए रहता है, ये सारी चीज़ें चाहिए रहती है, ठीक है. तो ये जो हमारा ये जो लिथोस्फीयर है इसका मेन काम क्या रहता है, देखो समझो. देखो जब मान लो कल को बारिश होती है, ठीक है, तो हमारा ये जो क्रस्ट जो है लिथोस्फीयर जो है उस पानी को अंदर जाने नहीं देता है. मतलब ये इसके अंदर ये जो बेसिकली हमारा जो इनर हिस्सा जो है हमारे धरती का, उसके अंदर जाने नहीं देता है, उसको डिपॉजिट करके रख देता है, वहीं पर जमा देता है, ठीक है, मतलब वहीं पर रोक देता है. जैसे मान लो समुंदर है, ठीक है, समुंदर का पानी देख लो कभी, आपने सुना है कि भैया समुंदर का पानी जो है वो पूरा मतलब सोख लिया है ज़मीन और पूरा ज़मीन मतलब पूरा जो है वो धरती के इनर कोर में चला गया है, ठीक है. क्योंकि देखो जो हमारा क्रस्ट है वो बहुत कम हिस्सा है, ठीक है, 50 किलोमीटर ही है, और अगर धरती के अंदर अगर पूरा अगर सोखने की मतलब क्षमता रहती है अगर, तो पूरा जो समुद्र का पानी है वो आराम से धरती के अंदर चला जाता है, ठीक है. और धरती का ये जो इनर कोर है जो कि काफ़ी ज़्यादा गर्म है, उस पानी को भाप बना देता है और जितने भी जीव जंतु है वैसे ही मर जाते हैं, ठीक है. तो ये जो हमारा जो लिथोस्फीयर है ये देखोगे तो क्योंकि ये रॉकी रहता है, पत्थर वाला रहता है, ज़मीन वाला सॉइल इसके अंदर रहती है, मिट्टी रहती है, तो ये करती क्या है, ये एक टाइप का स्टोरेज का भी काम करती है, ठीक है, कि जितने भी कंपाउंड्स होती है चाहे वो एयर हो गया, वाटर हो गया, इनको स्टोर करके रखती है. जैसा बारिश होगा तो बारिश आता है तो समुद्र में सारा पानी जमा हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, ठीक है. वो पानी मतलब देखोगे तो कहीं जाता नहीं है, ठीक है, सॉइल ही हो गया, मिट्टी हो गया, तो मिट्टी के अंदर वो पानी चला जाता है, मिट्टी सोख लेता है. अब कल को मान लो उधर कोई पेड़ पौधा उगेगा तो उस पेड़ को जो है पानी जो है उस मतलब बेसिकली मिट्टी से भी मिल जाता है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए रहती है. ओके, तो हमारा लिथोस्फीयर देखोगे तो एक जीवन जीने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो ये बेसिकली देखो तो ये भी आपके आसपास ही रहता है हमारा लिथोस्फीयर. हमारी जो ज़मीन रहती है वो आपके इर्द गिर्द के आप उस ज़मीन के ऊपर ही खड़े रहते हो, तो ये भी आपका एक इन्वायरमेंट का हिस्सा होता है लिथोस्फीयर. ओके, तो ये बेसिकली एक हमारा नेचुरल कंपोनेंट हो गया लिथोस्फीयर, ठीक है. मे बी आपको लिथोस्फीयर समझ आ गया वो लिथोस्फीयर क्या होता है. उसके बाद देखो अब जो सेकंड हमारा बेसिकली नेचुरल कंपोनेंट होता है वो होता है हाइड्रोस्फीयर, ठीक है. अब हाइड्रोस्फीयर का मतलब क्या होता है, तो धरती के ऊपर जितना भी पानी होता है उसको हम हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है. जैसे आप धरती का जैसा समुंदर हो गया, ठीक है, तालाब हो गए, जो छोटे छोटे जो तालाब होते हैं, रिवर्स हो गए, तो वो हाइड्रोस्फीयर में आते हैं, ठीक है. जो जितने भी पानी है जमीन पर, ठीक है, जितने भी तालाब हो गए, समुद्र हो गए, ओके, तो वो हाइड्रोस्फीयर में आते हैं, ठीक है. पॉइंट्स पढ़ते आपको अच्छे से समझ आएगा क्या क्या चीज़ें बोलना चाहता हूँ. तो देखो लिखा क्या है यहाँ पर कि हाइड्रोस्फीयर इज कंपोजिट ऑफ ऑल द वाटर और नियर ऑन द अर्थ, मतलब पानी जितना भी धरती के ऊपर पानी है उसी को हम हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है. अब दिस इंक्लूड द ओशन, ठीक है, जितना हमारा समुद्र हो गया, सीज हो गया, रिवर्स हो गए, लेक्स हो गए, पॉन्ड्स हो गए, स्ट्रीम्स हो गए, मतलब जो झरना आता है वो, ठीक है. एंड इवन द मॉइस्चर इन द एयर, ठीक है, मतलब जो हमारा मतलब आस पास में जो रहता है ना, ठंडी के टाइम पे देखो पूरा धुआं धुआं हो जाता
रहता है, मॉइस्चर रहता है हमारे इर्द गिर्द, तो वो मॉइस्चर भी हो गया। तो जितनी भी पानी चीज़ें रहती है, जितनी भी पानी हो गया हमारे आसपास में, चाहे वो भाप बनकर बेसिकली मॉइस्चर का रूप ले लेती है, तो सारी चीज़ों को हम हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, मतलब जो भी पानी है हमारे धरती पर, जितना भी पानी है उसको हम हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। ओके, तो 97% ऑफ द अर्थ वाटर इज ओशन। यानी देखो हमारी धरती की जो टोटल जितने भी पानी है, मतलब 70% पानी जो है, मतलब हमारी धरती जो है टोटल 70% जो है वो पानी है, और बाकी 30% जो है वो लैंड है। ठीक है, अब वो जो 70% जो पानी, मतलब 70% जो हिस्सा है हमारा पानी का पूरे धरती के ऊपर, उसमें से 97% जो पानी है वो ओशंस के अंदर यानी समुद्रों में है। ठीक है, 97%। ठीक है, और जो रिमेनिंग 3% जो है बेसिकली हमारा जो 3% बचा हुआ है वो फ्रेश वाटर है, मतलब पीने वाला पानी है। मतलब कह सकते हो कि हमारे धरती के ऊपर ज़्यादातर जो पानी है, 97% जो पानी है वो पीने लायक नहीं है, वो खारा पानी है, समुद्र का पानी है। ठीक है, जिसको आप पी नहीं सकते हो। ठीक है, मतलब वो पानी किसी काम का नहीं है, आपका पीने वाला लायक नहीं है। और बचे हुआ 3% जो पानी है वो ही सिर्फ फ्रेश वाटर है, पीने वाला। इसलिए लोग बोलते हैं भैया कि हमको पानी बचाना चाहिए। आप लोग सोचते होंगे भैया हमारा इतना बड़ा बड़ा समुद्र है, फिर क्यों बोलते हैं पानी बचाओ पानी बचाओ। ठीक है, सेव वाटर, क्योंकि हमारे पास पीने वाला पानी जो है वो सिर्फ 3% है। ठीक है, और अगर ये 3% खत्म हो जाता है तो आप पानी पी नहीं सकते। आप बोलेगे भैया समुद्र का पानी पी लेते हैं, ठीक है, प्यूरीफाई करके पी लेंगे, चलो खारा पानी है तो प्यूरीफाई करके पी लेंगे। तो देखो प्रॉब्लम ये है, समुद्र का पानी जो होता है उसको आप प्यूरीफाई तो कर लो, लेकिन उसमें काफ़ी सारे बैक्टीरियाज रहते हैं। अब देखो बड़ी बड़ी मछलियाँ उसी में सारी चीज़ें करती है। ठीक है, मतलब आप समझ सकते हो कि उसके अंदर काफ़ी सारे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, मतलब छोटे छोटे बैक्टीरियाज, वायरसेस, वो सारी चीज़ें जो रहती है वो समुद्र के अंदर रहती है। और अगर आप उस पानी को पी लेते हो तो आप बेसिकली आपकी हेल्थ काफ़ी ख़राब हो सकती है। और अगर आप उसकी बात करें प्यूरिफिकेशन की, उसको प्यूरीफाई करके पीने की, तो अगर आप समुद्र के पानी को प्यूरीफाई करके पीते हो तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाएगा, महंगा पड़ जाएगा। जैसे अगर मान लो अभी आप घर में फ्री में पानी रहता है ना, नल चालू किया भैया पानी जितना भरना है भर लिया, ठीक है, तो आप वैसा फिर कर नहीं पाओगे, आपको हर एक बूंद का पैसा देना पड़ जाएगा अगर आप प्यूरिफिकेशन करके पानी पीते हो तो काफ़ी महंगा पड़ जाएगा। तो इसलिए हमें पानी बचाना चाहिए। ओके, तो देखो आगे क्या लिखा है कि 3/4 ऑफ द फ्रेश वाटर इज सॉलिड एंड एग्जिस्ट इन आइस शीट। मतलब क्या कि देखो ये जो 3% जो पानी है टोटल जो फ्रेश वाटर वाला है, पीने लायक है, इसमें से भी देखोगे तो 3/4 जो है, मतलब मान लो जैसा अभी ये 3% है, तो इसको अगर आप 4 हिस्सों में बांट देते हो तो उनमें से जो 3 हिस्सा जो पानी का है वो बेसिकली आइस के फॉर्म में। ठीक है, जैसे आप हिमालय चले जाओ तो हिमालय में देखो जितनी बर्फ़ है, या फिर एंटार्क्टिका जितने भी बर्फ़ें हैं बेसिकली वो फ्रेश वाटर, जैसे आप हिमालय चले जाओ, ठीक है, तो हिमालय में देखोगे तो जो बर्फ़ है बेसिकली जिसको हम ग्लेशियर बोलते हैं, ठीक है, तो जो ग्लेशियर होता है जैसे जैसे वो धीरे धीरे गलते जाता है तो वो मतलब तालाब की तरफ बहते रहता है, जिसको हम आता रहता है और लोग वो पी सकते हैं पानी। ठीक है, तो बेसिकली देखोगे तो जितना भी पीने वाला पानी है उसमें से 3/4 जो हिस्सा पानी है वो बर्फ़ के रूप में है, ग्लेशियर के रूप में, और बचा हुआ जो बेसिकली 1/4 जो हिस्सा है वो बेसिकली तालाब या फिर पॉन्ड जो होते हैं वहाँ पर है, पीने वाला। ठीक है, जो आपका छोटे मोटे तालाब हो गए वहाँ पर। ठीक है, सो द हाइड्रोस्फीयर कवर अबाउट 70% ऑफ द अर्थ सरफेस। ठीक है, हमारा जो धरती का 70% सरफेस जो है वो हाइड्रोस्फीयर ने कवर करके रखा हुआ है धरती का। ठीक है, द हाइड्रोस्फीयर लाइक द एटमॉस्फेयर इज ऑलवेज इन मोशन। ठीक है, जैसे देखो हमारा जो हाइड्रोस्फीयर जैसा एटमॉस्फेयर है, ठीक है, एटमॉस्फेयर मतलब जैसा हवा है, ठीक है, हवा को अगर आप देखोगे तो हमेशा घूमता रहता है। ठीक है, मतलब हवा हमेशा चलती रहती है, कभी भी आप ये नहीं कह सकते भैया हवा रुकी हुई है। ठीक है, आप जैसा सांस ले रहे हो, ठीक है, तो सांस लोगे तो हवा जो रहती है हमेशा चलती रहती है, कभी भी हवा एक जगह रुक नहीं जाती है। ठीक है, जैसे अगर मतलब आप समझ सकते हो भैया हवा जो है हमेशा बहती रहती है, ठीक है, कभी भी हवा रुकती नहीं है। वैसे ही हमारा जो हाइड्रोस्फीयर है यानी जो हमारा जो पानी है, चाहे वो तालाब का पानी हो, समुद्र का पानी हो, वो भी हमेशा बहता रहता है। ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में बहता रहता है। जैसे आप तालाब देख लो, तालाब का पानी देख लो, वो हमेशा बहता रहता है, वो एक ही जगह पे खड़ा नहीं रहता। और अगर वो पानी एक जगह पे जम जाता है, खड़े एक ही जगह पे रहता है, तो वो जो पानी रहता है वो खराब भी हो सकता है, सड़ भी सकता है वो पानी। ठीक है, जैसे काफ़ी सारे तालाब होते हैं छोटे मोटे जिनका पानी नहीं बह पाता है, तो पानी वो जो तालाब होता है काफ़ी जल्दी मतलब खराब होने लगता है, गंदा होने लगता है। ठीक है, तो पानी अगर बहता रहता है तो सही रहता है। ओके, तो देखोगे तो ज़्यादातर जो हमारा हाइड्रोस्फीयर है बेसिकली वो भी एटमॉस्फेयर की तरह हमेशा मोशन में ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई है जो आप नहीं भी लिखते हो पेपर में, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। कि जैसे रिवर्स हो गए और जो स्ट्रीम्स हो गई, जो मतलब झरने होते हैं वो देखोगे तो हमेशा बहते ही रहते हैं, मोशन में ही रहते हैं। ठीक है,
वो आराम से हमको दिखते हैं। वहीं पे देखोगे तो बेसिकली हमारा रिवर्स वो सारी चीज़ें आपको दिखती रहती है बहते हुए, ठीक है। वहीं पे आपको कुछ ऐसे लेक्स जो रहते हैं या फिर पॉन्ड्स हो गए, वहाँ पर आपको थोड़ा बहुत कम दिखता है कि मतलब थोड़ा कम आपको मोशन दिखेगा। अब जैसे कोई तालाब है तो तालाब में उतना आपको नहीं दिखेगा भैया, पानी धड़ाधड़ बहते जा रहा है, ठीक है। लेकिन रिवर या फिर जो हमारा झरना होता है वहाँ पर आपको आराम से दिखेगा, ठीक है। वहीं पर आप देखोगे तो जो ओशन और सीज होती है, जो समुंदर हो गए, वहाँ पर भी आपको दिखेगा काफ़ी ज़्यादा जो समुंदर रहता है वो हमेशा हिलता डुलता रहता है, लहरें आती जाती है, वो सारी चीज़ें होती रहती है। तो दिखेगा आपको हमेशा कि हाइड्रोस्फीयर जो है यानी जो समुद्र का या फिर कहीं का भी जो पानी होता है वो हमेशा मोशन में ही रहता है, हिलता डुलता रहता है, जैसा एटमॉस्फेयर है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। ओके, सो ये हाइड्रोस्फीयर है। हाइड्रोस्फीयर मतलब क्या, हमारे धरती के ऊपर जितना भी पानी है, ठीक है। बेसिकली ये देखो, ये जो हमारी धरती का जितना भी ये पानी, इसी को हम हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। ओके, तो बेसिकली ये दूसरा कंपोनेंट हो गया हमारे धरती का। सबसे पहला लिथोस्फीयर और दूसरा हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। लिथोस्फीयर मतलब क्या, लैंड हो गया, जितनी भी जमीनें होती है, और हाइड्रोस्फीयर मतलब धरती के ऊपर जितना भी पानी है उसे हम हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। ओके, उसके बाद देखो बेसिकली यहाँ पर आगे भी कुछ चीज़ें लिखी गई है जो कि आप नहीं भी पढ़ते, उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बट ये लास्ट का बस पॉइंट है, ये पढ़ लो कि दिस करंट एग्जिस्ट ऑन द सर्फेस ऑफ ओशन एंड एट ग्रेट डेप्थ इन द ओशन, ठीक है। मतलब क्या कि बेसिकली ये जो धरती के बाहर हमारे करंट दिखता रहता है, करंट का मतलब क्या होता है, बेसिकली ये बिजली वाला करंट की बात नहीं कर रहे हैं। करंट का मतलब होता है बेसिकली जैसे आपने सुना होगा ना, वाटर करंट, एयर करंट, ठीक है। वाटर करंट मतलब जब कोई भी चीज़ बह रही रहती है, ठीक है, चल रही रहती है, मोशन में रहती है, तो उसे हम करंट बोलते हैं, ठीक है। जैसे बिजली है, तो बिजली जो रहती है, क्योंकि देखो बिजली जो रहती है वो भी हमेशा चल रही रहती है, मोशन में रहती है, बिजली इधर उधर ट्रांसफर हो रही रहती है, इसी को हम उसे करंट बोलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली एग्जैक्टली बोलोगे तो उसे हम इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, बट उसे हम करंट भी बोल देते हैं। क्यों बोलते हैं करंट, क्योंकि करंट का मतलब होता है जो भी चीज़ बह रही रहती है, मोशन में रहती है। ओके, जैसे हवा है तो वाइंड करंट भी बोला जाता है, भैया हवा बह रही है, ठीक है। वाटर करंट भी बोला जाता है, पानी बह रहा है, ठीक है। तो बेसिकली देखोगे तो हमारा ये जो ओशन होता है वहाँ पर या फिर कोई भी हाइड्रोस्फीयर पे देखो, मतलब कोई भी तालाब, पानी, कहीं का भी पानी देखोगे तो उसका जो बेसिकली हमें करंट जो है, बहाव जो है, वो आपको उसके ऊपर भी दिखेगा, मतलब बेसिकली उसके ऊपर भी दिखेगा, जो भी तालाब, समुद्र जो भी है उसके ऊपर भी आपको बहाव दिखेगा, भैया पानी हिल रहा है, ठीक है। और साथ ही में उसके आपको नीचे भी दिखेगा, नीचे का भी जो पानी रहेगा वो भी बह रहा रहेगा, ठीक है। बट ये कुछ लिमिटेशन है कि 4 किलोमीटर जो रहेगा, मतलब उसके डिप तक लगभग वहाँ तक बहता है, और उसके ज़्यादा अगर हम नीचे चले जाते हैं पानी के, अगर मान लो 10 किलोमीटर अंदर चले गए, ठीक है, तो वहाँ पर देखोगे तो वहाँ पर पानी जो रहता है उतना ज़्यादा नहीं बहता है, ठीक है। मतलब एकदम लगेगा जैसा पानी रुका हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो जितना ज़्यादा हम डिप में जाते हैं वहाँ पर पानी रुका हुआ रहता है, क्योंकि वहाँ पर प्रेशर काफ़ी ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो बेसिकली इसलिए, ठीक है, आपको उतना ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं, आपको बस इतना समझने, क्योंकि पेपर में आपको इतना यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं बोला जाता है कि भैया लिख दो कि कौन से टाइप के नेचुरल कंपोनेंट्स होते हैं, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो आप बस इतना भी लिख दोगे तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो ओन से भी लिखा जा सकता है कि भैया हमारे धरती में इतना पानी है, इसमें से इतना फ्रेश वाटर है, इतना ये चीज़ है, ठीक है। तो हाइड्रोस्फीयर मतलब वही हमारे धरती पे जितना भी पानी है उसको हम हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। ओके, और हाइड्रोस्फीयर के मतलब पानी के अंदर काफ़ी सारे जीव जंतु भी रहते हैं। ओके, उसके बाद देखो अब तीसरा जो हमारा नेचुरल कंपोनेंट है वो है बायोस्फीयर, ठीक है। बायोस्फीयर का मतलब क्या होता है, बायोस्फीयर का मतलब होता है जितने भी जीव जंतु होती है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हमारे धरती के ऊपर रह रहे हैं, उन्हें हम बायोस्फीयर में गिनते हैं, ठीक है। बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो बेसिकली देखो बायोस्फीयर मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे धरती के ऊपर रहते हैं, जैसे अगर आपको ये इमेज में ही दिख रहा है, ठीक है, कि देखो जो लैंड होता है हमारा, लैंड के ऊपर भी काफ़ी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, पानी हो गया, पानी के अंदर भी काफ़ी सारे जीव जंतु रहते हैं, ठीक है। यहाँ तक कि हमारी धरती ज़मीन है उसके नीचे भी देखो काफ़ी सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, वो सारी चीज़ें भी रहते हैं, ठीक है। आसमान में देखो वहाँ पर भी काफ़ी सारे जीव जंतु ऊपर मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म उड़ रहे रहते हैं, ठीक है। तो देखोगे तो हमारा ये जो बेसिकली बायो ऑर्गेनिज्म मतलब बायोस्फीयर जो है यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो हर एक बेसिकली नेचुरल मतलब हर एक जगह पर है, ठीक है। एटमॉस्फेयर में भी है, लिथोस्फीयर में भी है और हाइड्रोस्फीयर में भी है, ठीक है। तो बेसिकली ये बायोस्फीयर होता है जिसको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पर लिखा गया है, उसको पढ़ते हैं। सो देखो बेसिकली सबसे पहला पॉइंट में क्या लिखा हुआ है कि द बायोस्फीयर इज कंपोजिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट, एनिमल एंड वन कॉल्ड ऑर्गेनिज्म आर ऑल ऑफ द पार्ट ऑफ बायोस्फीयर, ठीक है। मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, या फिर जितने भी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, यूनिसेलुलर, एक सेल वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स है जो कि जिंदा है, उन्हें हम बायोस्फीयर में गिनते हैं, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स लाइफ इज फाउंड फ्रॉम द मीटर बिलो द ग्राउंड to 30 meter above it and it on the top of 200 meter of the ocean and seas। मतलब क्या बेसिकली यहाँ पर बोला गया है कि देखो जैसे कि प्लांट है, ठीक है, तो ज़्यादातर जो प्लांट्स है वो कहाँ पे हमें पाए जाते हैं, तो देखोगे तो ये 3 मीटर की ऊंचाई मतलब 3 मीटर की नीचाई तक हमको दिखते हैं। मतलब समुंदर जो है वहाँ पर आपको 3 मीटर तक नीचे दिखेगा। मतलब बेसिकली यहाँ पर कहने का मतलब क्या है
कि देखो अगर आप समुंदर के अंदर जाते हो, ठीक है, तो वहाँ पर आपको 3 मीटर की डिप में आपको दिखेंगे कुछ प्लांट्स दिखेंगे, कुछ ऐसे मतलब पेड़ पौधे दिख सकते हैं, ठीक है। उससे ज़्यादा अगर नीचे जाते हो तो कोई भी पेड़ पौधे आपको नहीं दिखेंगे, ठीक है, अगर ज़्यादा नीचे चले जाते हो, 3 मीटर से ज़्यादा नीचे चले जाते हो। और अगर आप ऊपर की बात करो कितनी ऊंचाई तक हमको दिखते हैं, तो 200 मीटर की ऊंचाई तक हमको कोई भी प्लांट्स दिख सकते हैं, ठीक है। जैसे बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, बड़े बड़े माउंटेन्स होते हैं, ठीक है, काफ़ी सारे तो पेड़ ही इतने बड़े होते हैं कि काफ़ी ऊंचे ऊंचे रहते हैं, ठीक है। तो हमें पेड़ जो रहते हैं बेसिकली जितने भी प्लांट्स हो गए वो हमें 200 मीटर की ऊंचाई तक दिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली ये बताया गया है कि हमें प्लांट्स जो होते हैं, जो ज़्यादातर जो प्लांट्स होते हैं वो हमको 3 मीटर के लगभग 3 मीटर की ऊंचाई तक हमको देख सकते हैं, गहराई तक। और ऊंचाई की बात करें तो 200 मीटर की ऊंचाई तक हमको देख सकते हैं, ओके। उसके बाद देखो अब आगे क्या लिखा है कि द बायोस्फीयर ऑक्यूपाइज द लीस्ट वॉल्यूम ऑफ ऑल द स्फीयर बट इट इज कॉज ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द फ्लो ऑफ मैटर थ्रू नेचर। द बायोस्फीयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रैंड स्केल रिसाइकलिंग ऑफ एनर्जी एंड मैटर ऑन अर्थ। मतलब क्या कि देखो बेसिकली ये जो हमारा बायोस्फीयर है, क्योंकि देखो बेसिकली देखो अब बायोस्फीयर करता क्या है, देखो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एनर्जी जितनी भी रहती है उनको रिसाइकल करने का काम करती है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। देखो इमेजिन थोड़ा करो, आपको अच्छे से समझ आएगा। जैसे मान लो कि आपने देखा कि एक पौधा है, ठीक है, जैसे अब मान लो सूरज है, ठीक है। अब सूरज जो अपना रेडिएशन फेंकता है, ठीक है, सूरज जो अपनी सनलाइट फेंकता है, एक टाइप से देखो तो वो एक एनर्जी है, ठीक है। अब वो जो एनर्जी है जब हमारी धरती के ऊपर पड़ती है, ठीक है, तो अगर मान लो कोई भी पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो एनर्जी लेगा कौन, ठीक है। तो अगर मान लो कोई पेड़ है, ठीक है, तो उसने उस पेड़ ने किया क्या कि उस पेड़ ने बेसिकली वो जो सूरज की जो एनर्जी थी उसको एब्जॉर्ब कर ली, रख ली, ठीक है। अब उसकी मदद से उसने अपना खाना पीना जो भी बनाना था वो बना लिया और खुद को ग्रो कर लिया, ठीक है। एक बड़ा सा वो पेड़ बन गया मान लो, ठीक है। अब देखोगे तो वो जो प्लांट था उसने सूरज की एनर्जी को अपने इस्तेमाल में ले लिया, ठीक है। अब उसने अपने इस्तेमाल में ले लिया, उसने उस एनर्जी को अपने अंदर डाल दिया, ठीक है, और वो अच्छा खासा एक पेड़ बनकर तैयार हो गया, ठीक है। अब कोई और दूसरा प्राणी आ गया, मान लो कोई कीड़ा मकोड़ा आ गया या फिर कोई जैसा जिराफ हो गया, ये सारी चीज़ें आ गए, तो उन लोग आकर उस पेड़ को घास को खाने लगे, मतलब पेड़ की जो पत्तियाँ उसे खाने लगे, ठीक है। अब बेसिकली देखो पेड़ के अंदर जो एनर्जी थी जो उसने सूरज से ली थी वो एनर्जी अब उस बेसिकली जो दूसरा जो जानवर है जो उस पेड़ के पत्तों को खा रहा है उसके अंदर वो अब एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है। अब जितनी भी ट्रांसफर होगी ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है। बेसिकली कितनी ट्रांसफर होती है बेसिकली देखोगे तो ये 10% रूल रहता है, अभी नहीं बताऊंगा, बेसिकली जब हम आपको पढ़ाएंगे जब फूड चेन वाला तब आपको बताऊंगा, ठीक है, बेसिकली क्या होता है, ओके। तो बेसिकली देखो अब उस पेड़ का जो पत्ता है जब जिराफ है मान लो तो वो खा लिया उस पत्ते को, ठीक है, तो उस पेड़ ने जितना भी एनर्जी जो है सूरज से लिया था तो उसमें से कुछ एनर्जी रहेगी अब वो जिराफ के अंदर ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है। अब मान लो कल को शेर ने शिकार करके उस जिराफ को खा लिया, ठीक है, तो शेर जब जिराफ को खा लेगा तो उसके बाद देखोगे तो उसकी जो एनर्जी तो जो जिराफ ने उस पेड़ से ली थी वो एनर्जी अब शेर के अंदर पहुंच जाएगी, ठीक है। अब वो जो एनर्जी है मान लो कल को शेर जो है वो दूसरे कहीं लड़ाई कर रहा था या फिर हो सकता है मान लो वो मर गया, ठीक है, जिसको गिद्ध या फिर कीड़े मकोड़े खा लिए, ठीक है। अब मान लो कोई गिद्ध था उसने उस शेर को खा लिया, ठीक है, मरने के बाद लाश को खा लिया, तो अब उस शेर के अंदर जितनी भी एनर्जी थी वो उस गिद्ध के अंदर चली गई, ओके। तो देखोगे यहाँ पर अब मान लो कल को गिद्ध भी मर जाता है, ठीक है, फिर कीड़े मकोड़े उसे खा लेते हैं, तो अब वो जो एनर्जी है वो चली जाएगी हमारे बेसिकली मतलब जमीन के अंदर, ठीक है, बेसिकली उन कीड़ों के अंदर चली जाएगी, कीड़ों के बाद उसके वो जो बेसिकली जो एनर्जी रहेगी वो जमीन के अंदर चली जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली देखोगे तो यहाँ पर ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो कर क्या रहे, जितने भी एनर्जीज आ रही है वो उसे रिसाइकल कर रहे, उसका इस्तेमाल कर रहे, रीयूज कर रहे और उसका एक साइकिल बना दे रहे हैं, ठीक है। तो बायोस्फीयर की वजह से हो क्या रहा है, देखो कि अर्थ में अब एनर्जी इकट्ठा होने लग रही है, ठीक है। अब जैसे अगर मान लो कोई पेड़ पौधा नहीं रहता या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं रहा तो सूरज की रोशनी आती, ठीक है, सूरज आता रोशनी आती उसकी और उसकी एनर्जी का कोई इस्तेमाल ही नहीं होता, फिर वापस रात होता एनर्जी खत्म, ठीक है। बट इन बायोस्फीयर की वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म की वजह से वो जो एनर्जी उनका रिसाइकल हो पा रहा है, इस्तेमाल हो पा रहा है, ठीक है। तो ये बायोस्फीयर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक अच्छे खासे मतलब अगर किसी प्लैनेट को अच्छा हरा भरा करना है तो, ठीक है, मतलब अच्छा खासा रखना है तो उस जगह पर लिविंग ऑर्गेनिज्म होने चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली ये चीज़ें, ओके। उसके बाद देखो फोर्थ जो हमारा नेचुरल कंपोनेंट है वो है एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब इसका मतलब समझ लेते हैं एटमॉस्फेयर क्या होता है, ठीक है। तो मैं भी आपको हल्का फुल्का पता होगा एटमॉस्फेयर मतलब बेसिकली जो हमारी एयर होती है, हवा जो होती है, ठीक है, उसको हम एटमॉस्फेयर में बोलते हैं, ओके। अब देखो हमारी जो धरती है इसके पास काफ़ी सारे एटमॉस्फेयर मतलब लेयर्स है बेसिकली एटमॉस्फेयर के ढेर सारे, ठीक है। और ये जो लेयर्स है ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं धरती को एक मतलब अच्छा खासा रखने में, ठीक है, मतलब धरती को बचाने में ये लेयर्स काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं, ठीक है। ये लेयर्स होते क्या है, कौन से लेयर्स होते हैं, तो देखो टोटली 5 टाइप के लेयर्स होते हैं जैसे कि ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर,
मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, उसके बाद होता है एक्सिस्फीयर। ठीक है, बेसिकली ये 5 टाइप के लेयर्स होते हैं एटमॉस्फेयर के। ठीक है, अब ये जो 5 टाइप के बेसिकली 5 लेयर्स जो होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर के, ये हमारी धरती को पूरी तरीके से कवर करके रखते हैं, मतलब पूरा ऐसे राउंड में कवर करके रखते हैं धरती को, और अलग अलग चीज़ों से बचाते भी है, और साथ ही में काफ़ी सारी चीज़ें भी जो है वो धरती को प्रोवाइड करते हैं। जैसे ऑक्सीजन हो गया, अगर मान लो कल को ऑक्सीजन चला जाता है, अगर 1-2 सेकंड के लिए भी अगर ऑक्सीजन चला जाएगा तो पूरी धरती खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो एटमॉस्फेयर है ये काफ़ी ज़्यादा मदद करता है धरती को अच्छी तरीके से चलने के लिए। ठीक है, तो अगर एटमॉस्फेयर में कोई भी प्रॉब्लम आती है, चेंजेस आते हैं, तो हमारे धरती के अंदर जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर धरती जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में आ सकती है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर क्या क्या चीज़ें होती है तो मैं आपको बताता हूँ। देखो, जैसे अगर आप मर्क्यूरी का एग्जांपल ले लो। ठीक है, मर्क्यूरी जो है आपको पता होगा, मर्क्यूरी जो है हमारे सोलर सिस्टम का फर्स्ट जो प्लेनेट है ना, सन के पास जो सबसे पहला प्लेनेट है वो मर्क्यूरी जो है ना, तो उसके पास कोई भी ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं है। ठीक है, अब ऐसा एटमॉस्फेयर ना होने की वजह से होता है क्या, देखो अगर मान लो जैसे अब कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं होने वजह से देखो होता है क्या मेनली, देखो जब भी अब जैसे मान लो अब दिन का समय है। ठीक है, तो दिन का जब समय होता है तो दिन के समय पे क्या होता है, सूरज की जितनी भी मतलब लाइट्स होती है, रेडिएशन होती है, वो डायरेक्टली मर्क्यूरी के ऊपर पड़ जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से मर्क्यूरी काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है। ठीक है, एकदम गर्म, अगर अब उधर चले जाओगे तो तुरंत मर जाओगे। ठीक है, गल के मतलब जल जाओगे, जल के भाप बन जाओगे तुरंत। ठीक है, तो बेसिकली देखोगे तो ये जो लेयर्स होते हैं ये हमारी धरती को कवर करके एक टाइप से प्रोटेक्ट करके रखते हैं। बिल्कुल ऐसा है कि धूप एकदम कड़क मान लो और आप छाता लेके चल रहे हो। ठीक है, तो ये जो बेसिकली लेयर्स है ये छाता का काम करते हैं। ठीक है, और भी काफ़ी सारे काम करते हैं, तो वो आपको बताऊंगा। ठीक है, तो मर्क्यूरी के पास देखोगे तो उसके पास ऐसा कोई भी एटमॉस्फेयर वाला लेयर नहीं है, जिसकी वजह से देखोगे तो अगर मान लो सुबह का टाइम रहता है तो सुबह का टाइम में मतलब जब दिन का टाइम रहता है मर्क्यूरी में, तो वहाँ पर एकदम कड़कती धूप रहती है, इतनी धूप रहेगी कि वहाँ पर आदमी जो है वो जल के भाप बन जाएगा, मतलब नर्क जैसा आपको दिखेगा वो एकदम एरिया। ठीक है, और जब रात हो जाती है तो क्योंकि देखो धरती के पास कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, तो दिन के टाइम पर देखोगे तो पूरा एकदम जो सूरज की सनराइज जो रहती है, लाइट जो रहती है वो पूरी धरती मतलब वो जो बेसिकली मर्क्यूरी है उसके ऊपर पड़ता रहता है, ऐसे लाइट पड़ती रहती है मर्क्यूरी के ऊपर। ठीक है, लाइट पड़ती रहती है। ठीक है, और जब रात का टाइम आ जाता है, ठीक है, मान लो धरती के एक हिस्से पर अब रात हो चुकी है, तो वहाँ पर क्योंकि अब सूरज की लाइट्स नहीं पहुँचती है तो वहाँ पर एकदम ठंडा पड़ जाता है, मतलब एकदम -200 300 500 इतना, मतलब एकदम वहाँ पर एकदम जमाने वाला ठंड है। ठीक है, कि आप जैसे ही वहाँ पर मान लो उतरते ही हो अभी, तो वैसे ही आप जम जाओगे, तुरंत कड़क बन जाओगे जम कर। ठीक है, पत्थर मतलब बर्फ़ बन जाओगे। ठीक है, तो एक साइड उसका बेसिकली जहाँ पर रात रहती है तो वहाँ पर एकदम जमाने वाला ठंड रहती है, और एक साइड पूरा जला देने वाला गर्मी रहती है। ठीक है, जब हमारे पास ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं रहता है। साथ ही में काफ़ी सारे जो मीटियोर्स होते हैं, जो मतलब बेसिकली एस्ट्रॉइड्स होते हैं, वो उस प्लैनेट के ऊपर लगातार गिरते रहते हैं, क्योंकि कोई भी एटमॉस्फेयर ना होने की वजह से वो जो एस्ट्रॉइड रहते हैं बिना किसी रुकावट के आराम से उस प्लैनेट के ऊपर गिर जाते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सारी तबाहियाँ भी होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है, बेसिकली यहाँ पर एक चीज़ है कि मर्क्यूरी के ऊपर क्योंकि कोई भी लाइफ नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ती है भैया, उतना एस्ट्रॉइड गिरते हैं या फिर उतनी गर्मी धूप या फिर ठंडी रहती है। बट अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर कोई भी लाइफ अगर उधर एग्जिस्ट करती तो इस एटमॉस्फेयर ना होने की वजह से वो तुरंत ही मर जाती है। ठीक है, तो इसी की वजह से देखो तो वहाँ पर कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं जा पाते, मतलब नहीं रहते। ठीक है, और हम भी इसलिए उतना ध्यान नहीं देते मर्क्यूरी के ऊपर, क्योंकि मर्क्यूरी एक ऐसा प्लैनेट है कि एटमॉस्फेयर है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, तो वहाँ पर रह ही नहीं सकते हम लोग। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादातर हमारा ध्यान जो रहता है वो मार्स के ऊपर ही रहता है। ठीक है, कि भैया मार्स में जाएंगे, क्योंकि मार्स में जो है एक एटमॉस्फेयर है। ठीक है, अब बेसिकली एटमॉस्फेयर काम कैसे करते हैं, क्या क्या चीज़ें होती है, तो आपको बताता हूँ। देखो पहले मैं आपको बेसिकली यहाँ पे पॉइंट्स पढ़ लेते हैं और डायरेक्टली एक एक करके आपको आगे आगे बताते जाऊंगा। ठीक है, तो देखो फर्स्ट पॉइंट में लिखा गया हुआ है कि द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ इज लेयर ऑफ गैसेस सराउंडिंग द प्लैनेट अर्थ दैट इज रिलेटेड बाय द अर्थ्स ग्रेविटी। द एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट लाइफ ऑन अर्थ बाय अब्जॉर्बिंग अल्ट्रावायलेट सोलर रेडिएशन, वार्मिंग द सन सरफेस थ्रू हीट रिटेंशन, जिसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट भी बोलते हैं, एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर एक्सट्रीम बिटवीन डे एंड नाइट। मतलब क्या बेसिकली देखो कि देखो जैसे मान लो ये सूरज है। ठीक है, गोल नहीं बनाए, स्क्वायर बनाए, कोई टेंशन नहीं है। मान लो जैसे सूरज है। ठीक है, तो जब दिन का टाइम रहता है तो देखो सूरज जो होता है वो अपनी लाइट्स को फेंकता रहता है धरती के ऊपर। ठीक है, ऐसे लाइट्स जो रहती है वो धरती के ऊपर आती रहती है। ठीक है, अब देखो ये जो लेयर्स है वो करती क्या है, देखो आपको पता होगा ये जो हमारा ओजोन लेयर है। ठीक है, बेसिकली ओजोन लेयर होता क्या है, तो देखो पहली बात आपको ये लेयर समझा देता हूँ। देखो ये जो ट्रोपोस्फीयर जो होता है ये बेसिकली वो लेयर होता है जो आपको मतलब धरती के डायरेक्ट जो ऊपर वाला लेयर होता है, जहाँ पर ढेर सारे बादल आप देखते हो ना भैया, आसमान में बादल है। ठीक है,
तो ये जो लेयर होता है बेसिकली ये लगभग 10 से 18 किलो आसपास का लेयर होता है। तो ये जो लेयर होता है इसको हम ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं, ठीक है। और इसी लेयर की वजह से बारिश वारिश या फिर जो भी जितने भी क्लाइमेटिक कंडीशन रहती है, बारिश होना, बर्फ गिरना, जो भी चीज़ें होती है वो इसी लेयर के ऊपर होती है, ठीक है। यहीं पर सारे बादल रहते हैं, ठीक है। तो ये ट्रोपोस्फेयर होता है, ठीक है। इसके ठीक ऊपर होता है ओजोन लेयर, ठीक है। ओजोन लेयर ठीक हमारे ट्रोपोस्फेयर के ऊपर होता है, ठीक है। मतलब 10-18 किलोमीटर के लगभग इतनी लेंथ होती है ट्रोपोस्फेयर की, और उसके ऊपर होता है हमारा ओजोन लेयर, ठीक है। ओजोन लेयर जो रहता है बेसिकली वो होता है हमारा स्ट्रेटोस्फेयर का हिस्सा एक होता है। बेसिकली स्ट्रेटोस्फेयर जो है ये हमारा ट्रोपोस्फेयर, जो देखो फर्स्ट जो लेयर है हमारा ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद सेकंड लेयर आता है स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। और स्ट्रेटोस्फेयर जो रहता है उसकी स्टार्टिंग ओजोन लेयर से ही होती है, ठीक है। मतलब बेसिकली आप कह सकते हो ओजोन लेयर जो है वो सेकेंड लेयर का हिस्सा है, ठीक है। तो ये जो ओजोन लेयर देखो करता है क्या है, जब बेसिकली देखो सूरज जो रहता है जब अपनी वो रेडिएशन जो बेसिकली एनर्जी है जब वो धरती के ऊपर फेंकता है, ठीक है, तो उस रेडिएशन के अंदर काफ़ी सारे हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस होती है। आप कह सकते हो कि उन रेडिएशन की वजह से हमें कैंसर तक हो सकता है, स्किन का कैंसर, ठीक है। अगर एक दिन क्या 1 घंटे के लिए या फिर कुछ समय के लिए अगर वो रेडिएशन हमारे ऊपर पड़ जाते हैं तो हमें तुरंत कैंसर भी हो सकता है, ठीक है। और आदमी मर जाएगा, ठीक है, कैंसर की वजह से, ठीक है। स्किन कैंसर हो गया या फिर अलग अलग कैंसर्स हो सकते हैं उसके वजह से, और आदमी मर सकता है। तो ये ओजोन लेयर करता क्या है कि वो जो अल्ट्रावायलेट रेस है उनको एब्जॉर्ब कर लेता है और उन्हें बेसिकली धरती तक पहुंचने नहीं देता है, ठीक है। मतलब ये ट्रोपोस्फेयर तक पहुंचने नहीं देता है, ओजोन लेयर वहीं पे रोक देता है उसे, ठीक है, और एब्जॉर्ब करके रख देता है, ठीक है। और फिर होता है क्या है, क्योंकि देखो बेसिकली ओजोन लेयर इतनी ज़्यादा जो अल्ट्रावायलेट मतलब एकदम गरम गरम जो रेज है वो उसको खुद ही एब्जॉर्ब करके रख देता है। तो होता है क्या, आप देखो दिन के टाइम पे तो भैया क्योंकि वो अल्ट्रावायलेट लेयर्स हमारी धरती पे पड़ी नहीं है तो टेम्परेचर का कोई फर्क पड़ता नहीं, हमें उतना ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है, ठीक है। क्योंकि ये सारी जो लेयर्स होती है ये जो सूरज की जो किरणें रहती है थोड़ा थोड़ा एब्जॉर्ब करती है। यानी क्या, देखो सबसे पहले लेयर जो है बेसिकली हमारा ये जो एक्सोस्फीयर जो रहता है वो थोड़ा बहुत सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है जिसके वजह से थोड़ी सी फिर लाइट पहुंचती है, ठीक है, नीचे। उसके बाद सेकंड लेयर जो रहता है हमारा थर्मोस्फीयर, वो भी थोड़ा बहुत लाइट को एब्जॉर्ब करके रख लेता है जिसकी वजह से और कम लाइट पहुंचती है, ठीक है। जैसे जैसे बेसिकली लेयर के नीचे जब ट्रोपोस्फीयर आता है वहां पर बहुत कम लाइट पहुंचती है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है, ठीक है। लगभग 30-40 इतना ही डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर रह पाता है, ठीक है। और अगर ये लेयर नहीं रहते तो एकदम धूप कड़कड़ाने आदमी जल के मर जाता है, इतना अगर ये लेयर नहीं रहते, ठीक है। तो ये जो लेयर्स होते हैं बेसिकली हमारे ये उन धूप जो रहती है अल्ट्रावायलेट रेस होती है इन्हें एब्जॉर्ब कर देते हैं जिसकी वजह से धरती का जो टेम्परेचर रहता है वो मेंटेन रहता है, कम रहता है, ठीक है। अब जब रात होती है रात के टाइम पे देखोगे क्योंकि देखो ये जो लेयर्स है ये क्योंकि देखोगे तो ये इन्होंने एब्जॉर्ब करके रखा हुआ है, ठीक है, उस लाइट को एब्जॉर्ब करके रखा हुआ है। तो जब रात का टाइम होता है तो एक टाइम पे तो एक साइड में बेसिकली धरती का एक साइड जो रहेगा वहां पर तो बेसिकली अभी दिन हो चुका रहेगा तो वहां पर तो चलो लाइट आ रही रहेगी, लेकिन जहां पर रात का टाइम हो चुका रहेगा वहां पर अब होता क्या है, देखो कि ये जो लेयर होती है क्योंकि इन्होंने देखो बेसिकली ये जो लेयर होती है इन्होंने धूप बेसिकली जो धूप है जो गर्मी है धूप जो है अल्ट्रावायलेट रेस उनको एब्जॉर्ब करके रखा हुआ था जिसके वजह से धरती का ये जो वाला जो हिस्सा होता है वो एकदम ठंडा नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्योंकि ये जो लेयर है ये क्योंकि गर्म होते हैं तो ये धरती का ये जो हिस्सा होता है इसको भी थोड़ी बहुत गर्मी पहुंचाते रहते हैं जिसकी वजह से धरती का जो रात वाला जो हिस्सा होता है वहाँ पर एकदम एक्सट्रीम वाली ठंडी नहीं पहुँचती कि भैया रात हो गया तो एकदम जमा देने वाली ठंडी, ठीक है। तो एक्सट्रीम वाली ठंडी नहीं पहुँचती है यहाँ पर, ठीक है। तो देखोगे तो ये लेयर काफ़ी ज़्यादा मदददायक होते हैं, ठीक है। और ये जो इफेक्ट होता है बेसिकली कि मतलब सुबह में उस मतलब बेसिकली गर्मी को एब्जॉर्ब करके रख लेना फिर रात को वही गर्मी जो है वो धरती को देना, इसको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। बेसिकली आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पूछता नहीं है, नहीं भी लिखते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपने आप से लिख सकते हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें, ओके। तो ये सारी चीज़ें देखोगे तो इसके वजह से हमारी धरती के अंदर यही लेयर्स की वजह से हमारी धरती के अंदर लाइफ एग्जिस्ट कर पाती है। अगर एटमॉस्फेयर नहीं रहता तो आदमी मर के खत्म हो जाता है, ठीक है। और ये एटमॉस्फेयर है क्यों हमारी धरती के ऊपर, तो ये ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटी जो है हमारी धरती की वो इन एटमॉस्फेयर को हमारी धरती के इर्द गिर्द रहने की मदद देती है, ठीक है। उसके बाद देखो अब नेक्स्ट आगे क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट पॉइंट में कि द एटमॉस्फेयर इज द बॉडी ऑफ एयर विच सराउंड आवर प्लैनेट, ठीक है। बेसिकली देखो हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो हवा का बेसिकली कह सकते हो बॉडी रहती है, हवा रहती है जिसने पूरी हमारी धरती को पूरा घेर के रखा हुआ है, ठीक है। हमारी धरती को पूरा ऐसे सराउंडिंग घेर के रखा हुआ है, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ आवर एटमॉस्फेयर इज लोकेटेड क्लोज द अर्थ सरफेस वेयर इट इज मोस्ट डेंस, ठीक है। बेसिकली देखोगे द एयर ऑफ आवर प्लैनेट इज 79% नाइट्रोजन एंड जस्ट अंडर 21% ऑक्सीजन, द स्मॉल अमाउंट रिमेनिंग इज कंपोजिट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि देखो हमारा ये जो एटमॉस्फेयर है इसके अंदर अगर आप देखोगे
टोटल 79% जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो हवा है, एयर जो है वो नाइट्रोजन है, ठीक है। और बचा हुआ जो बेसिकली 21% है वो बेसिकली ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन है, ठीक है। 21% लगभग देखोगे 21% नहीं है, 20%, 20.5% जो है वो ऑक्सीजन है और 0.5% जो है वो बचे हुए जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड या फिर बचे हुए जितने भी और गैसेज है वो है, ठीक है। तो यहाँ पर 21% लिखा हुआ है, बट 21% एग्जैक्टली नहीं है, 20.5% है, ठीक है। तो आप चाहो तो वो भी लिख सकते हो, ठीक है। और बचे हुए जो रिमेनिंग हमारे पास 0.5% जो एटमॉस्फेयर के जो एयर है वो है कार्बन डाइऑक्साइड और बचे हुए जो हमारे अलग अलग सल्फर जितने भी अलग अलग गैसेस है उनसे है, ठीक है। तो ये हमारे एटमॉस्फेयर के ये सारे गैसेस होते हैं। उसके बाद देखो आगे क्या लिखा है कि ऑल ऑफ 4 स्पेयर्स कैन बी एन ऑफ 10 आर प्रेजेंट इन अ सिंगल लोकेशन, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर ये बोला गया है कि हमारे जितने भी ये स्पेयर्स है, ठीक है, जितने भी यहाँ पर हमने देखा है जैसे लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, ये चारों को आप एक ही जगह पर देख सकते हो, वो भी बहुत आराम से, ठीक है। मतलब आपको नॉर्मली आपको ये सारी चीज़ें जो रहेगी वो एक ही जगह पर दिखेगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है कि अ पीस ऑफ सॉइल विल ऑफ कोर्स हैव मिनरल्स मटेरियल्स विथ फ्रॉम द लिथोस्फीयर, ठीक है। मतलब कोई भी अब मान लो जमीन है, ठीक है, तो वहाँ पर आपको देखिए काफ़ी सारे मिनरल्स होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती है। जैसे मान लो आप खेती करने वाले हो, ठीक है, तो खेती करने के लिए जो जमीन रहेगी वहाँ पर उसके अंदर आपको काफ़ी सारे मिनरल्स मिलेंगे, बट वो जो जमीन है वो है कहाँ, वो लिथोस्फीयर के ऊपर है, ठीक है, जो क्रस्ट वाला हिस्सा है उसके ऊपर है, ठीक है। एडिशनली देयर विल बी एलिमेंट ऑफ हाइड्रोस्फीयर प्रेजेंट एज मॉइस्चर विथ इन द सॉइल, ठीक है। अगर आप उस जमीन को छुओगे तो आपको दिखेगा भैया जमीन थोड़ी बहुत ठंडी आपको लगेगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पानी है, थोड़ा बहुत पानी की थोड़ी बहुत मात्रा है उसके अंदर, ठीक है। तो उसके अंदर हाइड्रोस्फीयर भी आ जा रहा है, ठीक है। उसी में आपको और भी चीज़ें दिखेगी कि बायोस्फीयर एज इंसेक्ट एंड प्लांट्स एंड इवन द एटमॉस्फेयर एज पॉकेट ऑफ एयर बिटवीन द सॉइल पीसेस। मतलब क्या कि आपको वो जो जमीन रहेगी वहाँ पर आपको ये भी दिखेगा। देखो अब जैसे मान लो कोई खेती करने वाला है, ठीक है, मान लो एक खेती के लिए एक कोई फील्ड हो गया, कोई भी मतलब खेत हो गया, तो यहाँ पर आप मान लो खेती करने वाले हो, तो ये जो ज़मीन है, ये जो खेत है, ये है कहाँ पर एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये धरती के क्रस्ट के ऊपर है, ठीक है। ये जो हमारा खेती है, ठीक है, खेत जो है हमारे धरती के क्रस्ट के ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पर लिथोस्फीयर भी हमको दिख जा रहा है, ठीक है। उसके बाद देखोगे तो ये जो धरती के हमारे ये जो मिट्टी है, बेसिकली ये जो सॉइल है हमारा, उसके अंदर आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा पानी की भी मात्रा रहेगी, थोड़ा बहुत मॉइस्चर भी रहता है, तो यहाँ पर आपको हाइड्रोस्फीयर भी दिख जाएगा, ठीक है। उसके बाद साथ ही में आपको ये भी दिखेगा कि इसके अंदर काफ़ी सारे कीड़े मकोड़े भी रहते हैं। अगर मिट्टी को खोदोगे आप तो आपको दिखेगा काफ़ी सारे कीड़े मकोड़े भी रहते हैं, काफ़ी सारे छोटे छोटे इंसेक्ट रहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर आपको बायोस्फीयर भी दिख जाएगा साथ ही में। और साथ ही में बेसिकली एक और चीज़ भी आपको दिखेगी कि बेसिकली देखो ये जो बेसिकली मट्टियाँ रहती है इनके बीच में काफ़ी सारे गैप्स भी रहते हैं, ठीक है। जैसा अगर मान लो कहीं पे आप खुदाई करते हो, और मतलब बेसिकली यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जैसे देखो जब आप कहीं पे खुदाई करो, जैसे मान लो ये इतना एरिया है, ठीक है, आप मान लो इतना डिप तक इतना खुदाई किए, ठीक है, इतना मान लो आपने खुदाई किया था, ठीक है। अब अगर आप इतना खुदाई किए हो और अगर मान लो आप वापस से अब इस मट्टी को जितना भी मान लो आपने इतना मट्टी बाहर निकाला, ठीक है, इतना आपने खोद दिया कुछ कुआ हुआ बनाने के लिए और ये इतना बाहर मट्टी निकला, ठीक है। अब अगर आप इस मट्टी को वापस से इस जगह पे डाल दोगे, तो अगर आप मान लो इस मट्टी को वापस डालते हो और इसे दबा दबा कर डाल देते हो, तो हो सकता है ये जो मट्टी है वो इतने ही एरिया में फिट हो जाए, ठीक है, और ये जो बचा हुआ ऊपर का एरिया वो बच जाए, ठीक है। अब आप बोलेगा मट्टी लगता है कम हो गया क्या, कि ऊपर का एरिया अब कम पड़ रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मट्टी कम नहीं हुआ है, आपने पहले देखो पहले जो हमारा जमीन था वो काफ़ी ज़्यादा एयर से था, बेसिकली उसके अंदर भी था, जिसके वजह से मट्टी जो था वो थोड़ा फूला फूला हुआ था, ठीक है, जिसकी वजह से ज़्यादा स्पेस ले रहा था। लेकिन जब आपने मट्टी को वापस भरा तो आपने दबा दबा कर मट्टी को भरा, जिसके वजह से अब एयर निकल चुकी थी, जिसकी वजह से अब थोड़ा ये कम स्पेस ले रहा था, ठीक है। तो देखोगे तो एग्जैक्टली जब हम अपने अपने जो खेत रहेगा वहाँ पर देखेंगे तो वहाँ पर कुछ ऐसे एयर भी होंगे जो हमारे मट्टी को थोड़ा बहुत फुला फुला कर रखे हुए हैं, ठीक है। तो आपको एक ही जगह पर दिखेगा कि सारे जितने भी स्पीयर से, चाहे वो हाइड्रोस्फीयर हो, चाहे वो एटमॉस्फेयर हो, चाहे वो लिथोस्फीयर हो, चाहे वो बायोस्फीयर हो, सारी चीज़ें आपको एक ही जगह पर देखने को मिलती है, ठीक है। यहाँ तक कि अगर मान लो कहीं पे घूमने भी जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको दिख जाएगा कि भैया मान लो आप कहीं पे जंगल में घूमने चले गए तो जंगल में आपको दिखेगा पेड़ पौधे हैं, बायोस्फीयर दिख जाएगा, ठीक है, काफ़ी सारे जीव जंतु दिख जाएंगे, ठीक है। साथ ही में आपको तालाब भी दिख जाएगा, हाइड्रोस्फीयर भी दिख जाएगा, जहाँ पे चल रहे रहोगे जमीन पे तो लिथोस्फीयर भी दिख जाएगा, और सांस ले रहे रहोगे तो वो एटमॉस्फेयर भी हो जाएगा, ठीक है। तो एक ही जगह पे ये सारी चीज़ें आपको दिखती है, और इन चारों के होने की वजह से ये सारी चीज़ें मिलकर ही आपका एटमॉस्फेयर बेसिकली मतलब एटमॉस्फेयर नहीं सॉरी इन्वायरमेंट क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। ये सारे जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, ये सब मिलकर आपका एक बेसिकली इन्वायरमेंट क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। तो ये सारे कुछ नेचुरल कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हमारा इन्वायरमेंट बनाते हैं। उसके बाद देखो बेसिकली कुछ
यहाँ पर रिलेशनशिप बताई गई है एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर के बीच में, ठीक है, कि कैसे एक दूसरे के रिलेटेड है, कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको हल्का फुल्का कुछ चीज़ें बता देता हूँ, वैसे तो क्वेश्चन नहीं पूछता एग्जाम में, ठीक है, बट बता देते। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है क्या कि द केमिकल ऑन अर्थ आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, जैसे कि एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर, ठीक है। मतलब इन सब में हमारा जो धरती है, बेसिकली हमारी धरती जो है इन 4 हिस्सों में बटी हुई है, ठीक है, हमारा बेसिकली जो जितने भी चीज़ें हैं, ओके। अब बेसिकली देखोगे तो ये जो 4 कंपोनेंट्स है इनके बीच में बहुत ज़्यादा कुछ इंटर रिलेशन, मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे कि अब जैसे बायोस्फीयर है, ठीक है, जैसे भी जीव जंतु है, ठीक है, आप ही हो मान लो, ठीक है, तो आपको जीने के लिए क्या चाहिए रहता है, ऑक्सीजन चाहिए रहता है, कहाँ से मिलता है, एटमॉस्फेयर से मिलता है, ठीक है। आपको पीने के लिए पानी चाहिए रहता है, तो वो कहाँ से मिलता है, हाइड्रोस्फीयर से मिलता है, ठीक है। आप रहते कहाँ पे हो, आप अधूरी आसमान में उड़ते या फिर कहीं और रहते हो, आप कहाँ पे रहते हो, ज़मीन पे रहते हो, तो आपको लिथोस्फीयर भी चाहिए रहता है। तो ऐसे टाइम पर देखोगे तो बायोस्फीयर जो है उसको एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर तीनों की तीनों मदद दे रहे हैं, ठीक है। उसी के साथ अगर आप हाइड्रोस्फीयर को देखो तो वो भी इन लोगों से मदद लेता है, ठीक है। कैसे, जैसे कि देखो हाइड्रोस्फीयर जो रहता है, पानी जो हो गया, पानी कैसे बनता है आपको मालूम है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, H2O, ठीक है, आपने में भी पढ़ा होगा H2O, ठीक है। तो उसके अंदर ऑक्सीजन भी रहता है, काफ़ी सारे एटमॉस्फेयर की चीज़ें भी रहती है, ठीक है। तो ये भी मदद देखोगे तो एटमॉस्फेयर से ही लेता है, ठीक है। और अगर मान लो एटमॉस्फेयर नहीं रहता है, ठीक है, जैसे आप मर्क्यूरी देख लो, मर्क्यूरी में एटमॉस्फेयर नहीं है, तो वहाँ पर कोई भी चीज़ मतलब इकट्ठा नहीं हो सकती है, ठीक है। तो अगर मान लो धरती में भी एटमॉस्फेयर नहीं रहता तो सूरज की इतनी गर्मी की वजह से तो धरती के जितना भी पानी वैसे ही सूख के भाप बन जाता है, ठीक है। तो देखोगे तो एटमॉस्फेयर की वजह से ही हमारी धरती का जो पानी है वो बच पा रहा है। तो ये भी देखो हाइड्रोस्फीयर इसकी मदद ले रहा है, ठीक है। वैसे ही लिथोस्फीयर की भी मदद ले रहा है, क्योंकि पानी है कहाँ पर एग्जैक्टली देखोगे तो धरती के क्रस्ट के ऊपर ये पानी, थोड़ी आसमान में उड़ रहा है पानी, ठीक है। तो ये धरती के क्रस्ट के ऊपर ये पानी लिथोस्फीयर के ऊपर, तो इसकी भी मदद ले रहा है, ठीक है। साथ ही में हाइड्रोस्फीयर के अंदर देखो तो काफ़ी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म भी रहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली देखो तो हर एक जो एलिमेंट है हमारा वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है। वैसे ही लिथोस्फीयर भी है, लिथोस्फीयर के अंदर भी देखोगे तो लिथोस्फीयर जो हमारा धरती का जो क्रस्ट है उसको भी अच्छा मिनरल बनाने के लिए काफ़ी सारे बायो ऑर्गेनिज्म, जैसे मान लो कोई जानवर है वो मर गया, ठीक है, मरने के बाद क्या होता है वो सड़ जाता है, गल जाता है और वो मट्टी बन जाता है, मतलब बेसिकली देखो तो मट्टी का हिस्सा बन जाता है, ठीक है। तो देखो तो वो लिथोस्फीयर की हेल्प कर रहा है एक टाइप से, ठीक है। वैसे ही एटमॉस्फेयर जो है वो भी धरती मतलब जो लैंड रहता है उसकी मदद करता है, ठीक है, एक अच्छा लैंड बनने में, नहीं तो वो भी मतलब मर्क्यूरी की हाल हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही हाइड्रोस्फीयर जो रहता है उस लैंड को मॉइस्चर और एक उपजाऊ जमीन, अच्छा खासा जमीन बनाने में मदद करता है, ठीक है। तो देखो सारे एलिमेंट जितने भी कंपोनेंट्स हैं हमारे बेसिकली नेचुरल कंपोनेंट जितने भी हैं वो सब एक दूसरे से इंटर रिलेशंस में है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये चार्ट है, अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप इसे बना सकते हो। देखो अब बेसिकली यहाँ पर आपके जितने भी नेचुरल कंपोनेंट्स थे वो खत्म हो गए। अब देखो ह्यूमन एनवायरनमेंट की बात करते हैं, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर ह्यूमन कंपोनेंट्स की बात करते हैं कि देखो यहाँ तक आपने नेचुरल चीजों के बारे में बात कर ली कि कैसे नेचुरल चीजें रहती है वो हमारा एनवायरनमेंट क्रिएट करती है, ठीक है, जैसे लैंड, एयर, वाटर और बायोस्फीयर, ये सारी चीज़ें, ठीक है, एटमॉस्फेयर। अब देखो काफ़ी सारी चीज़ें रहती है जो मैनमेड होती है, इंसानों ने बनाई होती है और वो भी हमारे इन्वायरमेंट के अंदर ही अब ऐड हो चुकी है, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो आप शहर में रहते हो, ठीक है, तो शहर में काफ़ी सारे फैक्ट्रीज होंगी, ठीक है, जो धुआं निकालती होंगी, ठीक है, जिसकी वजह से प्रदूषण हो रहा है, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें जो है, अब जैसा मान लो आप यहाँ पर रहते हो तो आपके वातावरण, क्योंकि ये भी सारी चीज़ें आपके ही आसपास में है तो ये भी आपके इन्वायरमेंट का हिस्सा बन जा रही है, ठीक है। अब आपके आसपास में मान लो पॉल्यूशन है, ढेर सारी फैक्ट्रीज है, तो आप क्या बोलोगे कि भैया मेरा जो इन्वायरमेंट है वो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन है, ठीक है, कि पॉल्यूशन है, काफ़ी सारे फैक्ट्रीज है, ये मेरे इन्वायरमेंट के अंदर आती है। जैसे आप पहले बोल रहे थे भैया मेरे इन्वायरमेंट में कौन सी चीज़ आती है, काफ़ी सारे पेड़ पौधे हैं, ज़मीन है, हवा चल रही है, काफ़ी सारे जीव जंतु है, ठीक है। तो वैसे ही अब अगर मान लो आप शहर में आ जाते हो तो वहाँ पर आपको दिखेगा मेरे आसपास क्या क्या चीज़ें, आपके सराउंडिंग में आप देखोगे तो आपको दिखेगा भैया मेरे आसपास बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है जहाँ से धुआं निकल रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मेरे आसपास है, तो ये मेरा एक इन्वायरमेंट है, ठीक है। तो बेसिकली देखोगे तो ये जो इन्वायरमेंट है वो कुछ देखोगे तो ह्यूमन मैनमेड चीज़ों से भी बना हुआ है, ठीक है। तो कौन सी चीज़ें क्या क्या चीज़ें होती है तो बताते हैं। देखो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें लिखी हुई है, पढ़ते समझ आएगा आपको, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि भैया हमने खाली खराबी पापी की है कि खाली धुआं ही दिखा रहे। देखो यहाँ पर थोड़ा बहुत बिल्डिंग भी दिखाया है मैंने कि बेसिकली जितने भी बिल्डिंग्स हो गई ये सारी चीज़ें भी, ठीक है। तो इन्हें हम बेसिकली ह्यूमन इन्वायरमेंट में गिनते हैं, ओके। तो देखो पॉइंट क्या लिखा है आपको अच्छे से समझ आ जाएगा जैसे जैसे हम पढ़ेंगे। तो देखो लिखा गया है कि द ह्यूमन इन्वायरमेंट इज कॉल्ड एज एंट्रोस्फीयर, ठीक है, मतलब हम ह्यूमन इन्वायरमेंट जो रहता है उसको एंट्रोस्फीयर बोलते हैं। एंट्रोस्फीयर इज द पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट मेड और मॉडिफाइड बाय ह्यूमन एंड यूज्ड फॉर देयर एक्टिविटीज़,
ठीक है। मतलब क्या, ये देखो एंट्रोस्फीयर बेसिकली ये वो हिस्सा होता है इन्वायरमेंट का जो कि इंसानों ने बनाया है या फिर इंसानों ने किसी नेचुरल चीज़ को ही मॉडिफाई करके अपने इस्तेमाल के लिए बनाया है, ठीक है। जैसे कि बिल्डिंग्स हो गई या फिर गुफाएं होती है, तो गुफाएं को खोद के वहाँ पर टनल बना देते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को इंसानों ने बनाया है अपने फ़ायदे को इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो ह्यूमन इन्वायरमेंट में गिनाई जाती है, ठीक है। तो ऑफकोर्स देर आर सम एम्बिग्यूटीज एसोसिएटेड विद द डेफिनेशन, मतलब यहाँ पर कुछ चीज़ें बताइए कि क्लियरली अ फैक्ट्री बिल्डिंग यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग इज पार्ट ऑफ एंट्रोस्फीयर, ठीक है। जैसे कि कोई फैक्ट्री हो गया, ठीक है, मतलब कोई फैक्ट्री हो गया, तो ये बेसिकली फैक्ट्री बिल्डिंग्स जितनी भी हो गई तो ये हमारे, क्योंकि देखो ये इंसानों ने बनाई है, ये अपने आप से ऐसा नहीं कि भैया कल भूकंप आया था या फिर सुनामी आई, कहीं से पत्थर उत्तर 2-4 जुड़ गए और अपने आप एक फैक्ट्री बन गई, ठीक है, और जहाँ से धुआं निकलना चालू हो गया, या फिर 2-4 एस्ट्रॉयड गिरे और एक बिल्डिंग बन गई और वहाँ पर, ठीक है। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है, अपने आप तो बना नहीं है, किसने बनाया, इंसानों ने बनाया, ठीक है। तो मतलब बेसिकली आप कह सकते हो कि एंट्रोस्फीयर की क्लियर डेफिनेशन यही है कि भैया जितनी भी चीज़ें हैं जो इंसानों ने बनाई है, चाहे वो फैक्ट्री बिल्डिंग हो गए, तो मतलब अपने इस्तेमाल करने के लिए, अपने लिए, तो उसी को बेसिकली हम बोलते हैं एक टाइप का बेसिकली मैन मेड, ठीक, या फिर ह्यूमन इन्वायरमेंट, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर और भी कुछ एग्जांपल दिया गया है कि जैसे कि इज अ पार्ट ऑफ एंट्रोस्फीयर एज इन ओशन गोइंग शिप यूज टू शिप गुड मेड इन फैक्ट्री, ठीक है। मतलब क्या कि जैसे कि शिप हो गया, ठीक है, अब जहाज़ होता है, पानी वाला जहाज़ देख लो, तो वो भी देखोगे तो हम पानी की मदद से उसको लेके जाते, तो वो भी इंसानों ने ही बनाए। तो बेसिकली देखोगे तो जितनी भी चीज़ इंसान बनाते हैं तो उनको बेसिकली हम एंट्रोस्फीयर में गिनते हैं, ठीक है। और ये भी हमारा बेसिकली इन्वायरमेंट का एक हिस्सा है, ठीक है। द ओशन ऑन विच द शिप मूव बिलोंग टू द हाइड्रोस्फीयर, मतलब क्या बेसिकली देखो यहाँ पर आपको कुछ थोड़े बहुत डेफिनेशन क्लियर नहीं समझ आ पाएगी, मे भी हो सकता है कि यहाँ पर बोला क्या गया है। देखो यहाँ पर देखो एंट्रोस्फीयर की डेफिनेशन क्लियरली एक ये होती है कि देखो जो भी इंसान जो है जिस भी चीज़ को मॉडिफाई करके अपने इस्तेमाल में ले रहा होता है तो उसको हम एंड्रोस्फीयर में लिख देते हैं, ठीक है। अब जैसे समुंदर है, ठीक है, समुंदर है, अब देखो समुंदर जो है हमारा, वहाँ पर देखोगे तो अब इंसान जो है उस समुंदर को मॉडिफाई करके, यानी क्या, अब समुंदर के अंदर शिप डालकर वहाँ पर शिप बना दिया है, वहाँ पर बंदरगाह बना दिया है, जिसकी मदद से अब उस समुंदर को वो अपने ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, इंसान, ठीक है। तो बेसिकली देखोगे वो भी एक टाइप का एंट्रोस्फीयर में ही आ जा रहा है, ठीक है। क्यों आ रहा है, क्योंकि इंसानों ने उसे थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके, मॉडिफिकेशन करके अब वो अपने इस्तेमाल में उसे ला रहे हैं। तो बट इट क्लियरली यूज्ड बाय ह्यूमंस एज अ पियर कंस्ट्रक्टेड ऑन द ओशन शोर एंड यूज्ड टू लोड द शिप एज पार्ट ऑफ एंट्रोस्फीयर, ठीक है। कि बेसिकली अब जैसे कोई बंदरगाह रहता है, मतलब समुद्र के किनारे में बंदरगाह बनाया जाता है, तो वो भी देखोगे तो वो भी एंट्रोस्फीयर में ही आता है, क्योंकि इंसानों ने उसे बनाया अपने इस्तेमाल के लिए, ठीक है। तो बट इट क्लोजली एसोसिएटेड विद द हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। बट यहाँ पर क्योंकि देखो यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। बेसिकली देखो यहाँ पर कहने का मतलब इतना है कि देखो एंट्रोस्फीयर मतलब क्या, या तो कोई चीज़ इंसानों ने बनाई है उसे हम एंट्रोस्फीयर में गिनेंगे, जैसे अब गाड़ी हो गया, ठीक है, गाड़ी हो गया, या फिर कोई भी चीज़ होती है जिसे इंसानों ने बनाई है तो उसे हम बेसिकली एंट्रोस्फीयर में गिनते हैं, ठीक है। या फिर कोई ऐसी चीज़ जो इंसानों ने बेसिकली सिर्फ मॉडिफाई की है, मतलब कोई चीज़ थी जिसको हमने सिर्फ मॉडिफिकेशन कर दिया और अब हम उसे इस्तेमाल करें, जिसके वजह से अब वो जो चीज़ थी जो पहले नेचुरल एलिमेंट में गिनी जा रही थी अब वो एक एंट्रोस्फीयर में गिनी जाएगी, ठीक है। जैसे समुंदर हो गया, समुंदर पहले एकदम भैया नेचुरल इन्वायरमेंट, हम नेचुरल एलिमेंट गिनते थे, ठीक है। बट क्योंकि अब देखो यहाँ पर हम समुंदर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल करें, हम शिप बना दिए हैं, हमने क्या किया कि समुंदर के किनारे में एक बंदरगाह बना दिया जहाँ पर समुंदर जो शिप रहेंगे वो आएंगे अपना सामान लोड करके लेके जाएंगे। या फिर जो गुफा होती है, ठीक है, जैसे आप पहाड़ है मान लो, ठीक है, अब पहाड़ है मान लो, हमने उस पहाड़ को खोद कर एक गुफा बना दिया और वहाँ पर एक टनल बना दिया, ठीक है। तो अब वो जो पहाड़ है वो एक नेचुरल एलिमेंट ना होकर, क्योंकि अब उसे हमने मॉडिफाई कर दिया है, तो वो एक एंट्रोस्फीयर में गिनाएगा, ठीक है। अब बेसिकली आप कह सकते हो वो लिथोस्फीयर में ना गिनाकर एंट्रोस्फीयर में गिनाएगा, ओके। तो उन्हीं को हम बेसिकली ह्यूमन इन्वायरमेंट, ह्यूमन एलिमेंट्स कहते हैं, जो कि इंसानों ने बनाए, मैन-मेड थिंग्स, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर ये जो दो फैक्टर्स होते हैं, दो कंपोनेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, नेचुरल एलिमेंट्स और ह्यूमन एलिमेंट्स, इन दोनों को मिलाकर ही हम बेसिकली अपना जो है अपना इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप मान लो आप घर से बाहर निकलते हो तो घर से बाहर आप निकलोगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिखेंगी, ठीक है। आपको दिखेगा भैया कि कोई कुत्ता है घूम रहा है, ठीक है, आपको कुछ पेड़ पौधे हो सकता है दिखे, कोई गार्डन में चले जाओ, पेड़ पौधे आपको कुछ दिखेंगे वहाँ पर, ठीक है, और भी काफ़ी सारी
चीज़ें देखिए, आपको हवा दिखेगी सांस लेते हुए, ठीक है, आप सांस ले रहे हो आपको हवा दिखेगी, मतलब दिखेगी नहीं, महसूस करोगे आप लोग, ठीक है। उसके बाद आपको ज़मीन दिखेगी, ग्राउंड व्राउंड दिखेगा, ठीक है, लिथोस्फीयर भी दिखेगा, ठीक है। साथ ही में उसके आपको ये भी दिखेगा भैया बाजू में एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है जहाँ से धुआं निकल रहा है, ठीक है। उसी के साथ आपको दिखेगा बहुत बड़ी बिल्डिंग भी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे तो आज के टाइम पर देखोगे तो ये जो हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट और ये जो ह्यूमन इन्वायरमेंट है, ये दोनों का दोनों मिक्स हो चुके हैं और अब बेसिकली इसका मिक्सचर बन चुका है, ठीक है, दोनों का, कि ह्यूमन और जो मैनमेड और जो नेचुरल चीज़ें हैं ये दोनों मिक्स हो चुके हैं हमारे इन्वायरमेंट के। सो मे बी आपको सारी चीज़ें यहाँ पर समझ आ गई होगी। अब यहाँ पर अगर आपको कोई भी डाउट रहता है या फिर कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ आई है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर जो भी आपके डाउट्स हैं वो पूछ सकते हो। वैसे तो मे भी समझ आ ही गई होगी सारी चीज़ें, बट फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है या फिर कोई चीज़ नहीं समझ आई है या फिर मेरे से कोई चीज़ मिस हो गई हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर जो भी आपके डाउट्स हैं वो पूछ सकते हो। एंड अगर आपको वीडियो समझ आ गई है, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो के बारे में बता देना कमेंट सेक्शन के अंदर कि भैया अच्छी लगी हमको वीडियो या फिर हमको समझ आ गई है, ठीक है, ताकि मुझे फीडबैक मिल सके कि हाँ अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन के अंदर अपना जो भी फीडबैक रहेगा या फिर क्वेश्चंस रहेंगे वो पूछ सकते हो आप लोग, ठीक है। अब देखो इसका जो नेक्स्ट लेक्चर है जल्दी हमारे चैनल पे आने वाला है, तो अगर आपको इसका नेक्स्ट लेक्चर देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और इस वीडियो को आपके जितने भी दोस्त लोग हैं उनके साथ शेयर कर दो, क्योंकि देखो यूट्यूब पे और कोई उतना पढ़ा नहीं रहा है, ठीक है, मतलब फ्री में और कोई पढ़ा नहीं रहा है और इतनी अच्छी तरीके से कोई नहीं पढ़ा रहा है। तो अगर आप अपने दोस्त लोगों के साथ शेयर कर दो तो मेरी भी हेल्प हो जाएगी और उनकी भी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि वो भी फिर क्वालिटी एजुकेशन अच्छी तरीके से ले पाएंगे और वो भी समझ पाएंगे सारे कंसेप्ट को, ठीक है। तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि वो भी पढ़ सके, ठीक है। तो जितने भी दोस्त लोग रहेंगे स्कूल के ग्रुप रहेगा वहाँ पर शेयर करो वीडियो को, ओके। एंड अगर कोई क्वेश्चन रहता है तो आप चाहो तो हमारे इंस्टाग्राम पे भी जाकर पूछ सकते हो, और अगर आपको इस लेक्चर का PDF चाहिए रहेगा स्टडी पर्पज़ के लिए, अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप इसका जो PDF है वो टेलीग्राम पे जाकर ले सकते हो, ठीक है। उसकी जो PDF रहेगी वहाँ पर अपलोड हो जाएगी 1 घंटे बाद। तो दोनों की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। अब अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देख लिया है तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड देखो अगर आप वीडियो को 2-3 दिन बाद देख रहे हो अपलोड होने के बाद तो यहाँ पर मे भी इसकी नेक्स्ट वीडियो की जो प्लेलिस्ट है वो आ गई होगी, तो यहाँ से एक बार आप चेकआउट कर सकते हो, मे भी नेक्स्ट वीडियो आ गई होगी तो वहाँ से आप जाकर देख सकते हो, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, अपने नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।